So first of all, in this class, we'll start with Plato's evaluation. पहले प्लेटो को इवेलुएट करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थॉमस हॉब्स. ठीक है, आज स्टार्ट कर देंगे थॉमस हॉब्स क्योंकि लेक्चर का हमारा नाम है थॉमस हॉब्स, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए कि हम इसी में थॉमस हॉब्स की भी बात कर लें. ठीक है, तो प्लेटो का जब हम इवेलुएशन करते हैं तो प्लेटो की इवेलुएशन में देखो बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं प्लेटो के बारे में. जैसे कि प्लेटो को बोला जाता है कि प्लेटो इज द फर्स्ट कम्युनिस्ट, ये फर्स्ट कम्युनिस्ट है, ये बोला जाता है. दूसरा बोला जाता है कि प्लेटो फर्स्ट फेमिनिस्ट है. तो ये कहाँ तक सही है इनको फर्स्ट कम्युनिस्ट और फर्स्ट फेमिनिस्ट बोलना, ये देखेंगे. प्लेटो को फासिस्ट भी बोला जाता है. फासिस्ट या प्लेटो को टोटलिटेरियन बोला जाता है कि ये टोटलिटेरियन है. मतलब टोटलिटेरियन मतलब डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते हैं. फासिस्ट पावर वैसी होती है जिसमें सारा कंट्रोल एक ही बंदे के हाथ में होता है. ठीक है, फासिस्ट हैं. दूसरी चीज़ ये होती है कि फेमिनिस्ट है या कम्युनिस्ट है, ये सब चीज़ें होती हैं. और प्लेटो इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी. पॉलिटिकल फिलोसफी, तो इन्हीं चीज़ों को इवेलुएट करना है कि कहाँ तक ये सही है कहना कि प्लेटो कम्युनिस्ट है, प्लेटो फेमिनिस्ट है, या प्लेटो फासिस्ट है, या फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी है. तो सबसे पहले कवर करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे कि कम्युनिज्म होता क्या है. मैंने आपको पहले बताया था कम्युनिज्म का मतलब होता है कॉमन प्रॉपर्टी, यानी कॉमन प्रॉपर्टी हो जहाँ पर वो होता है, इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड नहीं की जाएगी, सभी की कॉमन प्रॉपर्टी होगी. ठीक है, मतलब ये जो लैंड है, ये पीस ऑफ लैंड सभी को बिलोंग करेगी. आप चाहें इस पे काम कर सकते हैं और काम करके यहाँ से जो भी पैसा आपके मेहनत के हिसाब से जो जनरेट होगा, जितना आपको चाहिए, जितना भी उस पर बेनिफिट होगा, वो आपको सारा मिल जाएगा. ठीक है, हाँ ठीक है. तो कम्युनिज्म की बात करते हैं. तो प्लेटो का जो कम्युनिज्म है उसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि प्लेटो के बारे में बात की जाती है कि क्या ये फर्स्ट कम्युनिस्ट है कि नहीं. तो उसमें हम ये देखेंगे कि देखो, प्लेटो जिस कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं, प्लेटो बात करते हैं कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली की, कि प्राइवेट फैमिली भी इनके लिए, मतलब एज अ फैमिली गार्डियन क्लास के लिए नहीं होगी, क्योंकि नेपोटिज्म एंड करप्शन प्रमोट करती है. लेकिन अगर ये जानना है कि ये फर्स्ट कम्युनिस्ट है कि नहीं, तो इसमें प्रोफेसर मैक्सी हैं. प्रोफेसर मैक्सी इनको बोलते हैं प्लेटो को कि प्लेटो जो है वो फर्स्ट कम्युनिस्ट हैं. लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें कि क्या ये कम्युनिज्म मतलब कम्युनिस्ट है कि नहीं, तो हम इनको कंपेयर करते हैं कार्ल मार्क्स के साथ में. तो जो प्लेटो का जो कम्युनिज्म है, जो कम्युनिज्म प्लेटो ने जिस कम्युनिज्म की बात की है, उस कम्युनिज्म को हम कंपेयर करेंगे मॉडर्न कम्युनिज्म से. हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कम्युनिज्म? मॉडर्न कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हैं कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स हमारे टॉपिक का वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का पार्ट है, तो थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के बारे में यहाँ पे समझ लेंगे, डिफरेंसेस समझ लेंगे, बाकी ज़्यादा डिटेल में हम आगे देखेंगे कार्ल मार्क्स के टॉपिक में. तो इसमें हमें ये पता चलता है कि देखो कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं कार्ल मार्क्स और प्लेटो के बीच में, और कुछ डिफरेंसेस हैं. उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि क्या बोला जा सकता है. देखो वैसे तो ये डिबेटेड है, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स बोलते हैं कि जो प्लेटो हैं वो कम्युनिस्ट नहीं है, कुछ बोलते हैं कि प्लेटो कम्युनिस्ट है. जो बोलते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, वो है प्रोफेसर मैक्सी. प्रोफेसर मैक्सी बोलते हैं कि ये एक्चुअली में कम्युनिस्ट है, पहले कम्युनिस्ट है. तो इसमें आगे बात आ जाएगी हमारी कि दोनों को पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, कि दोनों में देखेंगे कि क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये समझने की करेंगे. तो अगर मॉडर्न कम्युनिज्म के हिसाब से अगर आप देखो, मॉडर्न कम्युनिज्म को कार्ल मार्क्स के आइडिया के साथ में एसोसिएट किया जाता है, तो पहले सिमिलैरिटीज देखते हैं दोनों के बीच में. दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं? देखो, कार्ल मार्क्स थे कौन? कार्ल मार्क्स थे जो पहले जर्मनी में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में ये ब्रिटेन में सेटल हो जाएंगे. ठीक है, ब्रिटेन में सेटल हो जाएंगे कार्ल मार्क्स. और कार्ल मार्क्स का पर्पस ये था बोलने का, कार्ल मार्क्स मटेरियलिस्ट है. मटेरियलिस्ट मतलब मैटर में बिलीव करते हैं कि जो चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है उससे कंसर्न रखो, इमेजिनेशन में मत जाओ.
प्लेटो इमेजिनेशन पे ध्यान रखते थे, आइडिया पे ध्यान रखते थे, आइडिया को वो मानते थे। ठीक है। और कार्ल मार्क्स पूरे वर्ल्ड को, मतलब एक कैपिटलिस्ट क्लास हो या पूरे वर्ल्ड को, वो दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक सोसाइटी को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। वो बोलते हैं कि दो टाइप के लोग होते हैं, या तो अमीर लोग होते हैं, उनको बोलते हैं बुर्जुआजी क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास। ठीक है। या फिर होते हैं गरीब लोग, जिसको बोलते हैं वर्किंग क्लास होती है। ठीक है। वर्किंग क्लास को प्रोलेटेरिएट भी बोला जाता है। प्रोलेटेरिएट का मतलब होता है प्रॉपर्टी लेस। प्रॉपर्टी लेस, जिन लोगों के पास में लैंड नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, लेबर लाइक कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है, वो लोग प्रॉपर्टी लेस हो गए। और ये लोग होते हैं बुर्जुआजी क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास होते हैं प्रॉपर्टीड क्लास, क्योंकि इनके पास में लैंड भी है, इनके पास में पैसा भी है, कैपिटल भी है। तो पूरे सोसाइटी को ये इस तरीके से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद में बोलते हैं कि देखो ऐसा है कि पूरी सोसाइटी में दो ही टाइप के लोग हैं। और ये मानते हैं कि ये जो दो टाइप के लोग हैं, इसमें जो बुर्जुआजी क्लास है, यानी जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो अमीर लोग हैं, ये माइनॉरिटी में है। मतलब ये संख्या में देखोगे तो बहुत कम है, पॉपुलेशन वाइज ये कम है, लेकिन पैसा सबसे ज्यादा इन्हीं के पास में है। और ये जो अगर पॉपुलेशन वाइज देखोगे, ये मेजोरिटी में है, लेकिन इनके पास में पैसा कम है नहीं। ठीक है। और ये जो माइनॉरिटी के लोग हैं, बुर्जुआजी क्लास, इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, इनका फायदा उठाते हैं, वर्किंग क्लास का फायदा उठाते हैं। इनसे काम करवाते हैं, इनको पैसा कम देंगे, इन्हीं से काम कराएंगे, उस पर प्रॉफिट जो जनरेट होगा वो प्रॉफिट भी नहीं देते इनको। इनको बस एक बेसिक सैलरी दे देते हैं कि ये बनाने का आपको ये सैलरी मिलेगी। तो ये इनका शोषण करते हैं, इनका एक्सप्लॉटेशन करते हैं। इसीलिए हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स कहेंगे आगे जाकर के कि वर्किंग क्लास को पता होना चाहिए कि आपका एक्सप्लॉटेशन हो रहा है। तो वर्किंग क्लास इस एक्सप्लॉटेशन को, इस शोषण को कम कैसे कर सकती है, कैसे हटा सकती है? रेवोल्यूशन ला करके। अगर क्रांति लाई जाए, रेवोल्यूशन लाई जाए, तो रेवोल्यूशन के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। रेवोल्यूशन के थ्रू क्या करना होगा? वर्किंग क्लास को इनको मारना भी पड़ेगा, वर्किंग क्लास को इनको तो ये रेवोल्यूशन जो होगा, ये वायलेंट रेवोल्यूशन होगा, कि इनको इनको मारना होगा, इनके हाथ से सारे कैपिटल, सारी लैंड अपने हाथों में लेनी होगी, और फिर कैपिटलिज्म से कन्वर्ट हो जाएगा सोशलिज्म में। यानी अब जो पावर में आएंगे लोग, वो मेजोरिटी के लोग पावर में आएंगे, एंड फाइनली कम्युनिज्म एस्टेब्लिश किया जाएगा एक दिन। तो कार्ल मार्क्स का कहना था, इसको आगे डिटेल में कार्ल मार्क्स में और समझेंगे, बस इतना बेसिक्स याद रखो अभी, कि हम शुरू करते हैं कैपिटलिज्म में। कैपिटलिज्म में दो क्लासेस होती हैं, और इनके बीच में क्लास स्ट्रगल चलता है। स्ट्रगल कैसे चलता है? स्ट्रगल ऐसे चलता है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है, अपने फायदे के लिए उनका यूज करती हैं, एंड इन लोगों का बहुत शोषण होता है, तो ये लोग भी अपने डिमांड्स करते रहते हैं कि हमारे लिए बेहतर चीजें लाओ। तो रेवोल्यूशन के थ्रू कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जब रेवोल्यूशन होगा, वायलेंट रेवोल्यूशन होगा, तो रेवोल्यूशन के थ्रू हम सोशलिज्म ला सकते हैं, जिसमें मेजॉरिटी लोग गवर्नमेंट बनाएंगे। अभी कैपिटलिज्म के में क्या होता है? जो गवर्नमेंट बनी हुई होती है, जो स्टेट होता है, वो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करता है। क्रॉनी कैपिटलिज्म वर्ड आपने सुना होगा। क्रॉनी कैपिटलिज्म का वर्ड का मतलब क्या होता है? क्रॉनी कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं, गवर्नमेंट उनके फेवर में काम करती है, उन्हीं के लिए काम करती है। ठीक है। लेकिन सोशलिज्म में क्या होगा? अब इन लोगों ने रेवोल्यूशन लेकर के आए हैं, ये वॉयलेंट रेवोल्यूशन, तो अब जो गवर्नमेंट होगी, अब वो मेजोरिटी के लिए काम करेगी। अब गवर्नमेंट काम करेगी वर्किंग क्लास के लिए, ना कि ना बुर्जुआजी क्लास के लिए। फिर एक दिन डिसाइड करके कि भाई अब से कम्युनिज्म आ गया है, तो कम्युनिज्म ये अनाउंस कर देंगे। और कम्युनिज्म में क्या होगा? जितनी भी सारी रिसोर्सेज होंगे, पहले रिसोर्सेज किसके पास में थे? इनके पास में थे, कैपिटलिस्ट क्लास के पास में। अब रिसोर्सेज किसके पास में होंगे रेवोल्यूशन लाने के बाद में? अब रिसोर्सेज होंगे वर्किंग क्लास के पास में, यानी सारी लैंड और ये सब स्टेट के पास में होगा। स्टेट डिसाइड करेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। फिर आएगा कम्युनिज्म। अब स्टेट को अबॉलिश कर दिया जाएगा, कम्युनिज्म में कोई स्टेट नहीं रहेगा यहाँ पर, क्योंकि जब तक स्टेट रहेगा, स्टेट एक क्लास को सपोर्ट करता है। यहाँ पे किसका शोषण हो रहा था? यहाँ पे वर्किंग क्लास का शोषण हो रहा था। कैपिटलिस्ट क्लास जो है, वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करती थी, शोषण करती थी उनका। जब सोशलिज्म आया, अब क्या करेंगे? जो वर्किंग क्लास होगी, वो एक्सप्लॉइट करेगी कैपिटलिस्ट क्लास को, क्योंकि वर्किंग क्लास पावर में है, तो वो अपने बेनिफिट के लिए काम करेंगे। अब इनके साथ बुरा होगा। तो कम्युनिज्म एक ऐसी स्टेज है जहाँ किसी के साथ बुरा नहीं होता, ना तो कैपिटलिस्ट क्लास के साथ में, ना ही वर्किंग क्लास के साथ में, क्योंकि यहाँ पर ये क्लासेस ही खत्म हो जाएंगी।
क्लासेस किसकी वजह से होती हैं? इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से, कितना पैसा है, कितने रिसोर्सेज हैं, इसकी वजह से क्लासेस इमर्ज होती हैं। तो ये बोलते हैं कि कम्युनिज्म एक ऐसी स्टेज होगी जहां पर कि क्लासेस अबॉलिश हो जाएंगी, क्योंकि हम स्टेट अबॉलिश कर देंगे। अब स्टेट होगा ही नहीं तो स्टेट किसी को सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली कम्युनिज्म आ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म एक ऐसा परफेक्ट चीज है, एक ऐसा परफेक्ट आइडिया है, परफेक्ट स्टेट है जहां पर सब खुश रहेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि मैटर पे एक फोकस करो, जो इस वर्ल्ड में हो रहा है उसमें देखो, ये मत देखो आइडिया इमेजिनेशन में मत जाओ। तो इनका कहना था, कार्ल मार्क्स का कहना था, ही इज अ मटेरियलिस्ट। तो ये भी एक तरीके से सिमिलैरिटी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि कार्ल मार्क्स भी इन्हीं के जैसे क्या बोलेंगे, कार्ल मार्क्स भी इनके जैसे बोलेंगे कि देखो परफेक्ट स्टेट हमको चाहिए। प्लेटो के जैसे ही कार्ल मार्क्स भी एक परफेक्ट स्टेट चाहते हैं। यानी प्लेटो और जो कार्ल मार्क्स है दोनों ही यूटोपियन है, दोनों ही इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि परफेक्ट स्टेट पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कार्ल मार्क्स का कहना है कि जो कम्युनिज्म है इट इज अ परफेक्ट स्टेट ऑफ फ्रीडम, जहां पर सब लोग खुश रहेंगे, किसी का भी शोषण नहीं होगा। समझ में आया? ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कार्ल मार्क्स की। तो सिमिलैरिटीज समझती हैं, इन दोनों के बीच की सिमिलैरिटीज क्या है? सिमिलैरिटीज ये है कि दोनों ये मानते हैं कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउ करी तो प्राइवेट प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होती। कैपिटलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउ की हुई थी, जिसकी वजह से कुछ लोग सिर्फ अपना फायदा देखते थे और सामने वाले का शोषण करते रहते थे। ऐसे ही प्लेटो ने भी गार्डियन क्लास के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउ नहीं करी, हटा दी। तो दोनों बिलीव करते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो खराब होती है, वो इविल होती है। ठीक है। और दोनों ये इस चीज में बिलीव करते हैं कि क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि इन्होंने भी बोला था, बोथ गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास, कि कुछ होते हैं जिन लोगों के पास में रीजन होता है। प्लेटो ने बोला था कुछ के पास में एपेटाइट होती है, ठीक है, किसी के पास में रीजन होता है, किसी के पास में नहीं होता है। ऐसे ही कार्ल मार्क्स ने बोला कि क्लासेस होती हैं, कुछ लोगों के पास में होता है, मतलब प्रॉपर्टी होगी, कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं होगी वो लोग वर्किंग क्लास होंगे। तो ये तो दो सिमिलैरिटीज हो गई। ये सभी चीजें आपके नोट्स में लिखी हुई हैं कि ये तो हो गई सिमिलैरिटीज, दोनों में क्या चीजें सिमिलर हैं। ठीक है। हाँ, अब करते हैं डिफरेंस की, कि अब इसमें भिन्नता क्या है, क्या डिफरेंस है इसमें। तो अगर आप देखोगे कि डिफरेंस क्या है इसमें, तो डिफरेंस में रहेगा कि देखो सिमिलैरिटीज इसमें जो थी, सिमिलैरिटी सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज थी। सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर से हमें देखने को मिलता है कि हाँ कुछ कुछ चीजें मिल रही हैं, लेकिन अगर डेप्थ में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि डेप्थ में जा करके कि दोनों ही बहुत ही अलग बातें कर रहे हैं, दोनों के बीच में फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। ठीक है। डिफरेंसेस आर फंडामेंटल। जैसे कि प्लेटो के बारे में मैंने आपको बताया अभी, कि जो प्लेटो हैं और जो कार्ल मार्क्स है, दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस है कि प्लेटो एक आइडियलिस्ट है, आइडिया में बिलीव करते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स आइडिया में बिलीव नहीं करते। कार्ल मार्क्स मटेरियलिस्ट है, ये मैटर में बिलीव करते हैं। दो चीजें होती है, एक आइडिया होता है, एक मैटर होता है। ये बिलीव करते हैं मैटर में। तो इनफैक्ट कार्ल मार्क्स आइडिया के बारे में पता है क्या बोलते हैं? कि आइडिया इज अ फॉल्स कॉन्शियसनेस। आइडिया इज अ फॉल्स कॉन्शियसनेस। हाँ, दोनों ही रेडिकल है इस मामले में, दोनों चेंजेस लाना चाहते हैं सोसाइटी में, जो भी स्ट्रक्चर है उसको एज इट इज हटाना चाहते हैं। तो आप ये भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन ये मेन चीजें हैं रिगार्डिंग देम। अभी आगे फर्दर इसको डिटेल में आगे देखेंगे, तब आप लिख सकते हो सिमिलैरिटीज में कि बोथ ऑफ देम आर रेडिकल। ठीक है। एंड दोनों ही यूटोपियन भी हैं, इम्प्रैक्टिकल हैं दोनों, क्योंकि दोनों परफेक्ट स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक तो डिफरेंस हो गया कि एक आइडियलिस्ट है, एक मटेरियलिस्ट है। दूसरा ये है कि दूसरा ये बोलता है कि हमको क्या करना चाहिए, सैक्रिफाइस करना चाहिए, सिटीजन्स को सैक्रिफाइस करना चाहिए स्टेट के लिए। ये प्लेटो का कहना है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि नहीं, स्टेट के लिए सैक्रिफाइस मत करो, उल्टा स्टेट के अगेंस्ट में लड़ाई करो, स्टेट से लड़ाई करो, रेवोल्यूशन लाओ, जिससे कि तुम्हारी भलाई में काम हो सके। क्योंकि स्टेट हमेशा बुर्जुआजी क्लास के लिए काम करता है, कैपिटलिस्ट क्लास के लिए काम करता है, अमीरों के लिए काम करता है। तो प्लेटो के केस में हमने देखा था कि क्लासेस की बात करते हैं प्लेटो, लेकिन प्लेटो के केस में तीन क्लासेस थी, कार्ल मार्क्स के केसेस में दो क्लासेस थी। और प्लेटो ने जिन तीन क्लासेस की बात की,
प्लेटो ने अपने सोल्यूशन में दी थी ये 3 क्लासेस, कि सोल्यूशन में 3 क्लासेस होनी चाहिए। कार्ल मार्क्स ने अपने सोल्यूशन में बोला कि कोई क्लासेस नहीं होनी चाहिए, क्लासेस अबॉलिश करनी चाहिए। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया, देखो कितना फंडामेंटल डिफरेंस है कि दोनों ने क्लासेस के बारे में बात की, लेकिन एक ने सोल्यूशन के बारे में बात की, एक ने बोला कि खत्म करो क्लास सिस्टम को, एक ने बोला कि वॉयलेंस मत लाओ। ठीक है, अगर आपको लेकर आना है तो सब चीजें सोसाइटी में एकदम हार्मनी हो, तो वॉयलेंस नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, वॉयलेंट रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि वॉयलेंस के थ्रू ही आप अपना अच्छा स्टेट बना पाओगे अपने लिए, जहां सभी खुश होंगे। तो प्लेटो का मानना है कि आइडिया इज द अल्टीमेट रियलिटी, आइडिया ही सब कुछ है। लेकिन कार्ल मार्क्स का मानना है कि जो आइडिया होता है वो एक फॉल्स कॉन्शियसनेस होती है, मतलब आइडिया के थ्रू आपको लोग पागल बनाने की कोशिश करते हैं, आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यस, कार्ल मार्क्स इनफैक्ट वायलेंस के बारे में ये भी बोलते हैं दैट वायलेंस इज द मिडवाइफ ऑफ चेंज, यानी मिडवाइफ वो होती है जो बच्चा पैदा करने में हेल्प करती है, जैसे दाई होती है। ठीक है, तो वायलेंस इज दैट, कि वायलेंस के हेल्प से ही एक नया जन्म होता है। ठीक है, मिडवाइफ इज दैट कि वायलेंस के थ्रू ही देयर इज नो बर्थ विदाउट ब्लड, मतलब बिना खून बहाए कोई नई चीज सामने नहीं आ सकती। जब बर्थ होता है तो काफी खून बहता है, तो उसी में ये चीजें ऐसे बात करते हैं इसकी। उल्टा हम दूसरा देखते हैं कि प्लेटो जिस भी स्टेट के बारे में बात करें तो प्लेटो सपोर्ट करते हैं स्टेट को और सोसाइटी को, लेकिन कार्ल मार्क्स जो है वो स्टेटलेस सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहां पर स्टेट हो ही ना। तो ये डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो मार्क्सिज्म हम देखते हैं कि मार्क्सिज्म में कम्युनिज्म हम देखा जाता है, मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म दोनों बोलते हैं। तो क्या हम बिना स्टेट के रह सकते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि हम बिना स्टेट के रह सकते हैं, स्टेट नहीं होगा लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे, जैसे गांधी ने भी बोला था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कोऑपरेटिव्स होंगे, आपस में मिलकर के लोग डिसाइड करेंगे, तो स्टेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लोग लोग आपस में ही डिसाइड करेंगे सब कुछ। तो ये सभी चीजें हमें देखने को मिलती हैं दोनों के बीच में कि ये दोनों में क्या क्या डिफरेंस होगा, और उसी के बेसिस पे हम क्या बोलेंगे आगे जाकर के कि ये काफी डिबेटेड है, लेकिन प्रोफेसर मैक्सी ये बोलते हैं कि ये फर्स्ट कम्युनिस्ट हैं, ये उनका कहना होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सिमिलैरिटीज ऐसी हैं, डिफरेंसेस फंडामेंटल हैं, तो उसके बेसिस पे ऐसे एंड करना है आपको अपना आंसर। ठीक है, आप अपना इस आंसर को ऐसे एंड करेंगे कि आप बोलेंगे कि सिमिलैरिटीज भी हैं लेकिन डिफरेंसेस भी हैं, डिफरेंसेस जो है वो फंडामेंटल है। तो इस मामले में ये फर्स्ट कम्युनिस्ट नहीं होंगे, लेकिन प्रोफेसर मैक्सी का कहना है, वो कहते हैं कि फर्स्ट कम्युनिस्ट है, पहले आइडियाज जो दिए थे उन्होंने दिए थे। अल्टीमेटली एट द एंड क्या बात हुई, ये डिबेटेबल चीज है, कंटेस्टेड चीज है, क्योंकि आधे लोग बोलेंगे कि है, दूसरे बोल रहे हैं नहीं है, तो हम गारंटी के साथ तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम प्रोफेसर मैक्सी का नाम लेकर के बोल सकते हैं कि दैट ही इज अ फर्स्ट कम्युनिस्ट। ठीक है, अब क्या आता है, हमारा प्लेटो का खत्म हो जाता है। अब दूसरी बात आती है, मैंने आपको थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग में बताया था कि फिलोसोफर किंग जो होता है इज अ सिंबल ऑफ नॉलेज एंड सैक्रिफाइस, क्योंकि इनके पास में नॉलेज है, ये अपनी प्रॉपर्टी और अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस ये सब करते हैं, तो इसीलिए फिलोसोफर किंग को एब्सोल्यूट पावर दी गई है कि ये ही परफेक्ट स्टेट, आइडियल स्टेट बना सकते हैं, परफेक्ट जस्टिस का आइडिया। ठीक है, इन्होंने 50 साल अपने पढ़ाई में बिताए हैं, रिगरस लर्निंग में, इसीलिए भी तो। और फिलोसोफर किंग अगर रूल करेंगे तो देयर विल बी रूल ऑफ नॉलेज। तो प्लेटो जो है रूल ऑफ नॉलेज को प्रेफर करते हैं, और वो इसीलिए एब्सोल्यूट पावर देंगे और कोई लिमिटेशंस नहीं रखेंगे। तो प्लेटो बोलते हैं रूल ऑफ नॉलेज में कि जो फिलोसोफर किंग है ही इज नॉट अंडर द लॉ, ही इज नॉट अंडर द लॉ, बट लॉ इज अंडर हिम, लॉ इज अंडर हिम। लेकिन प्लेटो फिर भी एक लिमिटेशन देते हैं फिलोसोफर किंग पे कि आप कोई भी जो डिसीजन लेना है वो विदाउट कंसिडरिंग पब्लिक ओपिनियन, विदाउट कंसिडरिंग लॉ, ठीक है, ही कैन टेक दैट डिसीजन, लेकिन इसके चलते कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते, आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकते, ऐसा लिमिटेशन इसमें डाला गया।
उल्टा ये बोलते हैं कि कोई चैलेंज नहीं करेगा, फिलोसोफर इज लाइक अ पेट्रियार्क, उसके पास में जैसे फादर होते हैं उनके पास में अल्टीमेट पावर होती है। तो ऐसे ही स्टेट एक बिग फैमिली है, तो इसके हेड कौन है? फिलोसोफर किंग इसके हेड है, जैसे हेड ऑफ द फैमिली होता है, तो सारे पावर उनको देंगे क्योंकि अल्टीमेट नॉलेज है उनके पास में, इसीलिए। लेकिन इट इज़ फुलिश अगर हम इनकी, प्लेटो बोलते हैं देखो, अगर हम इनकी पावर को, इनके उसको नॉलेज को अगर हम लिमिट करते हैं तो ये फुलिशनेस है, क्योंकि एक एक प्रैक्टिशनर जो होता है वो एक बुक से ज़्यादा, जैसे बुक होती है, रूल ऑफ लॉ होती है, ठीक है, तो वो भी एक बुक में लिखा होता है, तो उससे ज़्यादा बेहतर होते हैं, एटलीस्ट उससे ज़्यादा बेहतर बेहतर होते हैं। जो भी मतलब जिसमें नॉलेज रहेगी, जो प्रैक्टिशनर होता है उसको ज़्यादा नॉलेज होती है, बुक से ज़्यादा नॉलेज होती है, इसीलिए ये प्रेफरेंस उनको देंगे। तो हम क्या देखते हैं कि आगे जाकर के एरिस्टोटल इनको क्रिटिसाइज करेंगे। हमने एरिस्टोटल का टॉपिक देख ही लिया था, जिसमें एरिस्टोटल बोलेंगे दैट लॉ इज अ रीजन विदाउट पैशन, इसीलिए रूल ऑफ लॉ होना चाहिए रादर देन रूल ऑफ अ पर्सन, क्योंकि उसमें पैशन नहीं होगा, दैट्स वाई। सो इन रियलिटी वैसे भी फिलोसोफर किंग को पाना, मतलब कि मिल जाए हमको, वो इम्पॉसिबल रहेगा। फिलोसोफर किंग एक्चुअली एक इम्प्रैक्टिकल टॉपिक है, इम्प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यूटोपिया है, रियलिटी नहीं है, क्योंकि फिलोसोफर किंग अगर प्रैक्टिस में होगा तो वो रूल ऑफ टायरनी होगी, दैट्स व्हाई। सो व्हाट वी सी इन दिस केस इज फिलोसोफर किंग को ये एब्सोल्यूट पावर देंगे, इसीलिए भी इनको टोटलिटेरियन या फासिस्ट भी बोला जाता है, कि जो हमारे प्लेटो हैं ये फासिस्ट हैं, ये टोटलिटेरियन है। तो क्वेश्चन आता है अगर ऐसा कि प्लेटो इज द फर्स्ट फासिस्ट, तो उसके लिए आपको समझना चाहिए कि कार्ल पॉपर भी हैं। कार्ल पॉपर इनको क्या बोलते हैं? कार्ल पॉपर एक पॉलिटिकल थिंकर हैं जिन्होंने अपनी बुक लिखी है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। इस बुक में कार्ल पॉपर कहते हैं प्लेटो को कि प्लेटो इज द एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। ओपन सोसाइटी क्या होती है? जहाँ पर लोग अपने विचार प्रकट कर सके, डेमोक्रेसी हो जहाँ पर, और जहाँ पर वो क्वेश्चन कर सकते हैं सामने वाले को कि जो एक्शंस आप ले रहे हो कि वो एक्शन सही भी हैं कि नहीं है, ठीक है। लेकिन कार्ल पॉपर बोलते हैं कि प्लेटो ने साफ बोल दिया है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता फिलोसोफर की विजडम को, फिलोसोफर किंग की विजडम को, इसीलिए ये एनिमी है ओपन सोसाइटी के। इन्होंने एब्सोल्यूट पावर किसको दे दी? फिलोसोफर किंग को एब्सोल्यूट पावर दे दी। और यानी लोगों को पहले बोला कि सैक्रिफाइस कर दो, और अपनी सारी पावर इन्होंने उसको दी फिलोसोफर किंग को। तो डिक्टेटरशिप में ये क्या कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि डिक्टेटरशिप में जाओ, मतलब ये बोल रहे हैं कि ये सही चीज है। फासिस्ट अभी मैंने बताया नहीं है, फासिस्ट होता क्या है मैं भी बताऊंगी आपको। आई एम जस्ट टेलिंग यू कार्ल पॉपर का व्यू, ठीक है। तो ये लोगों को बोलते हैं कि देखो, फिलोसोफर किंग आपकी भलाई के लिए बोल रहा है, कि आपके भलाई के लिए है, लेकिन इसी वजह से आप अपने राइट्स भी नहीं है आपके पास, आपके पास में सिर्फ ड्यूटीज हैं। आप क्या करो? फिलोसोफर किंग की मानो, यानी आप एक्सेप्ट करो टोटलिटेरियनिज्म। तो उस मामले में ऐसे बोलते हैं कार्ल पॉपर। अभी इसको भी डिस्कस करूंगी, अभी आपको ओवरव्यू दे रही थी कि क्या व्यू है इसका। तो प्लेटो को बोला जाता है फर्स्ट फासिस्ट। तो पहले ही क्वेश्चन आता है कि जो फासिज्म है, फासिज्म होता क्या है? हाँ, जो भी थिंकर आएंगे अब प्लेटो के टॉपिक में, जितने भी थिंकर आएंगे, या तो वो उनको डिफेंड करेंगे, जैसे एक है लेविंसन। लेविंसन है, लेविंसन या तो लेविंसन इनको डिफेंड करते हैं। देन कुछ लोग होते हैं जो इनको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। डिफेंस में बोलेंगे कुछ लोग और कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे। तो सबसे पहले फासिज्म का मतलब क्या है वो समझते हैं। फासिज्म होता क्या है? फासिज्म होता क्या है? फासिज्म होता है एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसमें जो टोटलिटेरियन सिस्टम रहेगा, मतलब जो सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम होगा, उसमें सारी पावर एक के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड होगी, डिक्टेटरशिप जैसा होगा फासिज्म। तो फासिज्म के बारे में अगर लिखना है व्हाट इज फासिज्म, तो फासिज्म एक ऐसे टाइप का सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम था जो यूरोप में एग्जिस्ट कर रहा था। कुछ यूरोपियन कंट्रीज थी वहां पर एग्जिस्ट कर रहा था, जैसे इटली में एग्जिस्ट कर रहा था जब मुसोलिनी पावर में थे, ऐसे ही जर्मनी में एग्जिस्ट कर रहा था जब हिटलर पावर में थे।
हिटलर। तो फासिज्म उस टाइम पे था, फासिज्म को हम टोटलिटेरियनिज्म में डाल सकते हैं। देखो, टोटलिटेरियनिज्म होता है एक होता है अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। एक होता है टोटलिटेरियनिज्म, एक होता है अथॉरिटेरियनिज्म। तो टोटलिटेरियनिज्म क्या होता है? टोटलिटेरियनिज्म, फासिज्म जो है वो टोटलिटेरियनिज्म का ही पार्ट है। जैसे एक सेट होता है, उसमें एक सब सेट होता है। तो टोटलिटेरियनिज्म एक सेट है, उसके अंदर सबसेट हो गया फासिज्म, ऐसा है, ठीक है। तो टोटलिटेरियनिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर लोगों के पास में राइट्स नहीं होते। आज हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे पास में है, तो हम टोटलिटेरियन गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, क्योंकि हमारे पास में तो राइट्स हैं। जब लोगों के पास में राइट्स नहीं होते, लोगों के पास में सिर्फ ड्यूटीज दी जाती हैं कि आपको ये करना है, ये आपकी ड्यूटी होनी चाहिए, आपको कोई राइट्स नहीं दिए जाएंगे। ऐसी सिस्टम होता है टोटलिटेरियनिज्म, जहां पर कंप्लीट कंट्रोल होता है स्टेट का। कंप्लीट कंट्रोल मतलब आपके पर्सनल स्फीयर में भी स्टेट कंट्रोल करेगा और पॉलिटिकल स्फीयर में भी। स्टेट आपके पर्सनल स्फीयर में भी करता है कंट्रोल। मतलब आप कैसे जी रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, या फिर आप कौन सी प्रैक्टिस, कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हो, इन सभी चीजों में किया जाएगा फॉलो, ठीक है। दैट इज टोटलिटेरियनिज्म। समझ में आया? दैट इज टोटलिटेरियनिज्म। हाँ, जैसे किम जोंग है नॉर्थ कोरिया में, ही इज अ टोटलिटेरियन लीडर, तो ये टोटलिटेरियनिज्म में हो गया। जैसे किम जोंग उन जो है नॉर्थ कोरिया के, अगर कोई मतलब यू नो उनका मजाक, लाइक वी हैव सीन दिस एग्जाम्पल कि किसी ने उनका मजाक उड़ाया था उनके हेयर स्टाइल का, तो उन्होंने रूल बना दिया था इस चीज का कि जितने भी मेल्स होंगे सभी को यही हेयर स्टाइल रखना है, जिसने नहीं रखा उसको पनिशमेंट मिलेगी। एंड एक्चुअली फिर लोगों ने ये फॉलो किया था, तो ही इज टोटलिटेरियन इन दैट सेंस, ठीक है। तो टोटलिटेरियन में क्या होता है, आपके पर्सनल चॉइसेस में भी ऐसा होता है, आपके पर्सनल चॉइसेस में भी स्टेट का कंट्रोल होता है। अब क्वेश्चन आता है फिर अथॉरिटेरियनिज्म क्या है? अगर टोटलिटेरियनिज्म ये है तो अथॉरिटेरियनिज्म क्या है? सिंपल सा डिफरेंस है। टोटलिटेरियनिज्म में आपके पर्सनल स्फीयर में कोई भी फ्रीडम नहीं होता, ना ही पॉलिटिकल स्फीयर में होता है, राइट। अथॉरिटेरियनिज्म में एटलीस्ट आपके पास में पर्सनल स्फीयर में फ्रीडम होता है। यहाँ पर्सनल स्फीयर में आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन पब्लिक लाइफ में आपके ऊपर फ्रीडम नहीं होगा आपके पास में। ये समझ में आया? मतलब आप अपने घर में जैसे चाहे रह सकते हैं, लेकिन जब आप सोसाइटी में जा रहे हैं तो वो ये लोग मतलब रूल्स बनाते हैं कि सोसाइटी में आप ये नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारी अथॉरिटेरियन रेजिम्स हैं जिसमें अगर विमेन रेप्स होते हैं जैसे, तो वो लोग क्या करते हैं, ये सोसाइटी का पार्ट है, ये पब्लिक का पार्ट है, तो उसमें उनकी जो भी पनिशमेंट रहेंगी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पनिशमेंट होती है। म्यूटिलेशन, जेनिटल म्यूटिलेशन इज अ पार्ट ऑफ इट, कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। ऐसी अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, टोटलिटेरियनिज्म एंड अथॉरिटेरियनिज्म का? कोई डाउट तो नहीं है ना? तो टोटलिटेरियनिज्म, फासिज्म इसी में आता है। जैसे चाइना में भी टोटलिटेरियनिज्म है। चाइना में क्या था, चाइना में पर्सनल स्फीयर में चाइना ने पॉलिसी चलाई थी, वन चाइल्ड पॉलिसी। ये पर्सनल स्फीयर है कि आप कितने बच्चे पैदा करना चाहते हो, लेकिन चाइना ने ये पॉलिसी चलाई थी, वन चाइल्ड पॉलिसी, कि एक ही बच्चा पैदा कर सकते हो आप। अगर एक से ज्यादा करोगे तो फिर उसमें पनिशमेंट मिलेगी, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस थे। तो टोटलिटेरियनिज्म के अंडर में ही आते हैं फासिज्म हो गया, नाजिज्म हो गया, जो जर्मनी में था, वो नाजिज्म हो गया, ये सभी इसी के अंदर आते हैं। इनफैक्ट जो तालिबानिज्म देखते हैं हम, तालिबानिज्म, तालिबान में जो अफगानिस्तान में है, वो भी टोटलिटेरियन है। पर्सनल स्फीयर में भी तालिबान इंटरफेयर करता है, पॉलिटिकल स्फीयर में भी करता है। तो इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हैं टोटलिटेरियनिज्म एंड फासिज्म को, लेकिन अथॉरिटेरियनिज्म मत यूज कीजिएगा, बिकॉज अथॉरिटेरियनिज्म इज डिफरेंट, ठीक है। ये चीज हम देखते हैं, तो हमको क्या देखने को मिलता है कि क्या ये फासिस्ट है कि नहीं। तो इससे
पता चलता है, देखो ये फिलोसोफर किंग का जो इंस्टीट्यूशन था उसमें एब्सोल्यूट पावर इन्होंने दी। ठीक है, तो यानी जो किंग है वो किसी भी चीज से पर्सपेक्टिव से लॉ बना सकता है, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कोई किंग को। तो ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं इंक्लूडिंग इजाया बर्लिन। आगे इजाया बर्लिन के बारे में तो पढ़ेंगे। इजाया बर्लिन का एक कॉन्सेप्ट आएगा आइडियोलॉजी में, सो ये नाम इम्पोर्टेंट है। दूसरा नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है इज कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर बहुत बड़े क्रिटिक हैं प्लेटो के, इन्होंने प्लेटो के ऊपर काफी काम किया है। तो इजाया बर्लिन और कार्ल पॉपर बोलते हैं कि प्लेटो इज फादर ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। ही इज फादर ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। क्यों? क्योंकि ये तो सिटीजन्स को राइट्स देते ही नहीं है, कोई लिबर्टी नहीं है सिटीजन्स के पास में, कोई राइट्स नहीं है लोगों के पास में। रादर लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, लोगों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लोग हैं वो सैक्रिफाइस करेंगे, वो स्टेट के लिए अपनी सभी चॉइसेस को सैक्रिफाइस करेंगे और वो फॉलो करेंगे जो कि फिलोसोफर किंग बोलेगा। तो सुप्रीम अथॉरिटी, देखो फासिज्म और जो टोटलिटेरियनिज्म होता है इसमें क्या होता है, जो लीडर होता है ना, लीडर को कंसिडर किया जाता है कि लीडर एक सुपरमैन है, लीडर इज सुपरमैन। ठीक है, तो सुप्रीम अथॉरिटी उसी के पास में होगी, सुपरमैन के पास में। तो सुप्रीम अथॉरिटी इसमें लीडर को दी जाती है। अब प्लेटो भी सेम ही चीज तो मांग रहे हैं, प्लेटो भी यही बोल रहे हैं कि आपको फिलोसोफर किंग को फॉलो करना होगा, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, अनक्वेश्चनेबल ओबीडियंस फॉलो करना होगा, मतलब जो भी वो बोले बिना कुछ पूछे बिना कुछ सोचे करते चले जाओ। सो ये तो फिर फासिज्म की ही चीजें होंगी ना, क्योंकि फिलोसोफर किंग को के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, एक छोटी सी लिमिटेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज ना तो उनको कोई लॉ ना ही कोई पब्लिक ओपिनियन इनको इनकी पावर को लिमिट कर सकता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उनपे। तो इसीलिए कार्ल पॉपर ये बोलते हैं कि प्लेटो तो डायलेक्टिक्स को सपोर्ट करते थे। डायलेक्टिक्स का मतलब था कि काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो, आप काउंटर आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन, आपको कोई चीज गलत लगती है तो आप पूछ सकते हो। लेकिन कार्ल पॉपर का कहना है कि अपने फिलोसोफर किंग ने जो भी डायलेक्टिक्स का जो सोक्रेटिस ने दिया था, जिसको फॉलो किया था प्लेटो ने, उसको एक्चुअली में एंड कर देते हैं। कार्ल पॉपर कहते हैं दैट प्लेटो एक्चुअली एंडेड द ट्रेडिशन ऑफ डायलेक्टिक्स, इन्होंने डायलेक्टिक्स का जो ट्रेडिशन था उसको एंड कर दिया। कैसे? क्योंकि इन्होंने बोल दिया फिलोसोफर किंग को आप काउंटर क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे कार्ल पॉपर, इसीलिए प्लेटो को एक्यूज करते हैं, प्लेटो को ब्लेम करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, डेमोक्रेसी की जो सिचुएशन है उसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हो। सोक्रेटिस ने हमेशा बोला था कि लॉजिक और आर्गुमेंटेशन के बेस पे ही कोई चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन प्लेटो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्लेटो बोल रहे हैं कि आप लीडर को क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, ही गिव्स नो राइट टू क्वेश्चन द लीडर। सो इसीलिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है लीडर पे उस सेंस में। तो ये कहना है कार्ल पॉपर का। तो कार्ल पॉपर इसीलिए बोलते हैं कि जो प्लेटो के प्रोग्राम्स हैं, जो प्लेटो अपनी थ्योरीज दे रहे थे, जो भी उनके पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हैं, जो भी वो एस्टैब्लिश करना चाहते थे, वो सभी प्रोग्राम्स एक फासिस्ट लीडर के सिमिलर है। इनफैक्ट इन्होंने, प्लेटो ने क्या किया, फैमिली जैसा जो कि पर्सनल इंस्टीट्यूशन है, फैमिली जैसा इंस्टीट्यूशन मतलब पर्सनल स्फीयर में भी इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, शादी कैसे होनी चाहिए, फैमिली में क्या होगा, इस चीज को भी कंट्रोल करने की कोशिश की प्लेटो ने। तो उस मामले में कार्ल पॉपर इनको बोलते हैं कि ये टोटलिटेरियन है, ये फासिस्ट है। तो कार्ल पॉपर का कहना है कि अगर हम प्लेटो को आज फर्स्ट फासिस्ट नहीं बोलते हैं, ये फासिस्ट है लेकिन हम इनको फर्स्ट फासिस्ट नहीं बोलते हैं, उसका रीजन है स्पेल ऑफ प्लेटो। स्पेल का क्या मतलब होता है, मंत्र, मंत्र मुग्ध किया हुआ है, मैजिशियन है प्लेटो, जादूगर जैसे होते हैं ना, मंत्र लगाते हैं और लोगों को ऐसा इल्यूजन लगता है। प्लेटो फासिस्ट है, लेकिन हम प्लेटो को फर्स्ट फासिस्ट इसलिए नहीं बोलते बिकॉज ऑफ स्पेल ऑफ प्लेटो।
क्योंकि वो एक जादूगर है, मैजिशियन प्लेटो की तरह है, इनके स्पेल की वजह से। द वे ही हैज डिस्क्राइब्ड एनीथिंग, जो उन्होंने बेसिस दिया है, वो टोटलिटेरियन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं रेजीम, लेकिन इनका बेसिस बहुत ही अलग है देने का, एस्टैब्लिश करने का। क्योंकि ये ऐसा बोल रहे हैं इसमें कि जो भी लोग रहेंगे, उनकी खुशी के लिए ही ये किया जा रहा है। तो इसीलिए हम इनके बिकॉज ऑफ द स्पेल ऑफ प्लेटो हम इनको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, फर्स्ट फासिस्ट नहीं बोलते हैं। तो कार्ल पॉपर इसीलिए बोलते हैं कि जब भी हम प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हम हमेशा प्लेटो के स्टाइल को ओवरलुक कर देते हैं। उसको ऊपर ऊपर से समझ के जो उनका स्टाइल है, हम सोचते हैं कि ये तो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, कि ये तो जैसे प्रेजेंट कर रहे हैं थिंग्स उसके हिसाब से, मतलब ये तो हमारी हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन हमको ये समझने की जरूरत है कि यही तो एलिमेंट्स हैं प्लेटो के, आयरनिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो जो प्लेटो को पढ़ते हैं, दे गेट सेड्यूस्ड बाय प्लेटो स्टाइल, बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं प्लेटो के स्टाइल से। तो ऑल्दो ये बोलते हैं कि जो प्लेटो है वो बिकॉज ऑफ स्पेल ऑफ प्लेटो हम उनको उस नज़र से देखते ही नहीं है, बिकॉज ऑफ हिज प्लेट देखते नहीं है, लेकिन प्लेटो टोटलिटेरियन है। लेकिन उसके बावजूद हम ये बोल सकते हैं कि जो पॉपर है ही मिस रेड्स प्लेटो। वाई? क्योंकि द वे ही हैज रेड प्लेटो, वो प्लेटो जैसे उन्होंने प्लेटो को पढ़ा, प्लेटो के कामों को पढ़ा, जो भी उन्होंने थ्योरीज दी उन सबको जो पढ़ा, वो सभी द वे ही हैज स्टडीड, वो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड है। ये कौन बोलते हैं? राजीव भार्गव बोलते हैं। राजीव भार्गव का कहना है कि कार्ल पॉपर को क्रिटिसाइज करते हैं राजीव भार्गव। राजीव भार्गव कहते हैं कि ये जो कार्ल पॉपर हैं, इन्होंने जिस तरीके से प्लेटो को प्रेजेंट किया है, जिस तरीके से प्लेटो को पढ़ा है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये चाहते हैं प्लेटो को क्रिटिसाइज करना, इसीलिए इनकी मोटिवेशन ही यही है, तभी ये प्लेटो को इस नजरिए से देख रहे हैं। क्योंकि हाउ कम ही सो श्योर अबाउट प्लेटोज एम्बिशन? प्लेटो का एम्बिशन ये तो कभी नहीं था कि टोटलिटेरियन स्टेट हो। प्लेटो का एम्बिशन था कि एक जस्ट सोसाइटी बनाई जाए जिसमें सब चीजें सही हो। तो इसमें एम्बिग्युइटी हो सकती है, क्योंकि रियलिटी में कभी एग्जिस्ट नहीं किया। देखो, प्लेटो का जो स्टेट था, आइडियल स्टेट, आज तक भी रियलिटी बन ही नहीं पाया। तो आपको क्या पता कि रियलिटी में अगर ये स्टेट आता तो प्लेटो क्या बोलते, क्योंकि प्लेटो की इंटेंशंस अच्छी थी, प्लेटो वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे लोगों के। तो इस हिसाब से जो कार्ल पॉपर की डेफिनेशन है प्लेटो की, कि प्लेटो एक टोटलिटेरियन है, वो सही नहीं है, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ऐसे ही राजीव भार्गव के अलावा है लेविन्सन। लेविन्सन क्या बोलते हैं इनके बारे में, प्लेटो के बारे में? लेविन्सन लिखते हैं कि जो भी कार्ल पॉपर ने अपना जितना भी क्रिटिसिज्म दिया है, उस हिसाब से लेविन्सन बोलते हैं कि देखो, जो फासिस्ट कंट्रीज हैं, जो फासिज्म की हम बात करते हैं, फासिज्म आया है 20th सेंचुरी में। फासिज्म आया था 20th सेंचुरी में, जर्मनी में, यूरोप में, जर्मनी और इटली में बहुत लेट आया था। और प्लेटो तो इससे बहुत टाइम पहले के बात है, राइट? प्लेटो एंशिएंट टाइम से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप दोनों के टाइम एंड स्पेस को देखो, फासिज्म की और प्लेटो के जो भी थ्योरीज हैं, प्लेटो की थ्योरीज को कंसिडर करो, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है टाइम और स्पेस में। इट इज लाइक कंपेयरिंग द अनकंपेरेबल्स। आप कंपेयर नहीं कर सकते फासिज्म को प्लेटो की थ्योरी के साथ में, क्योंकि टाइम का डिफरेंस हो गया। इसके बेसिस पे लेविन्सन बोलते हैं कि प्लेटो की जो इंटेंशन थी वो वेलफेयर के लिए थी। तो ये चीज कार्ल पॉपर बोलते हैं। ये चीज भी आ सकती है डायरेक्टली क्वेश्चन में, प्लेटो एज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। कौन बोलते हैं ये प्लेटो एज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी? ये बोलते हैं कार्ल पॉपर। तो कार्ल पॉपर का इसमें लिखेंगे, कार्ल पॉपर क्या कहते हैं? कार्ल पॉपर एक किस किस को क्रिटिसाइज करते हैं? कार्ल पॉपर प्लेटो को क्रिटिसाइज करते हैं, हेगल को क्रिटिसाइज करते हैं। हेगल कौन है, ये हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के टॉपिक में।
तो ये कार्ल पॉपर प्लेटो को क्रिटिसाइज करेंगे, हेगल को क्रिटिसाइज करेंगे और कार्ल मार्क्स, इन तीनों को क्रिटिसाइज करते हैं। और कार्ल पॉपर कहते हैं कि ये जो तीनों लोग हैं, ये तीनों के तीनों एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी हैं। दे आर द एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, क्योंकि इनके कामों में, इन तीनों के ही कामों में हमें टोटलिटेरियनिज्म की झलक दिखती है। ये कंट्रोल करना चाहते हैं सब कुछ। तो प्लेटो किस बेसिस पे बोलते हैं इनको, प्लेटो को जो आई एम सॉरी कार्ल पॉपर जो है वो प्लेटो को किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि ये एक टोटलिटेरियन है? तीन आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। ही विल गिव थ्री आर्ग्यूमेंट्स। पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? पहला आर्ग्यूमेंट है असेंशियलिज्म। दूसरा आर्ग्यूमेंट है होलिज्म। तीसरा आर्ग्यूमेंट है हिस्टोरिसिज्म। इन तीन आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे कार्ल पॉपर प्लेटो को बोलेंगे कि वो एनिमी है। कैसे? असेंशियलिज्म का क्या मतलब होता है? असेंशियलिज्म का मतलब होता है, जो प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ आइडिया दी थी, ठीक है, तो उसके बेसिस पे बोलेंगे कि प्लेटो ने जानबूझ के अपना जो आइडिया है उसको एब्सोल्यूट रियलिटी माना। ठीक है, तो प्लेटो एसेंस पे ध्यान देते हैं। एसेंशियलिज्म का मतलब एसेंस। ठीक है, तो प्लेटो ने हमको ये बिलीव करवाने की कोशिश की है कि एसेंस जो होता है वो सबसे बड़ी नॉलेज होती है। आइडिया यानी एसेंस जो होता है वो रियलिटी होती है, वही सबसे बड़ी नॉलेज है। और जो इस वर्ल्ड में हो रहा है, एसेंशियलिज्म जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस है, वो चीज नहीं है। ठीक है, तो ये हमें बोलते हैं कि रियलिटी में और जो इस वर्ल्ड में हो रहा है, जो इल्यूजन है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए ये बोलते हैं कि रियलिटी जो होती है वो एक आम इंसान नहीं समझ सकता। हाँ, एसेंस का मतलब होता है आइडिया। एसेंस इज परफेक्ट, कि इसके पीछे का एसेंस क्या है, क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो एसेंशियलिज्म आता है वर्ड एसेंस से। मिथ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रियलिटी नहीं है, ये वर्ल्ड रियलिटी नहीं है। रियलिटी को समझना है तो एक आम इंसान रियलिटी को नहीं समझ सकता। रियलिटी इज बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉमन मैन। जो रूलिंग क्लास का पार्ट है उनको इसी वजह से, उनके पास में नॉलेज है, उनको समझनी चाहिए और उनको समझ करके ये डिसीजंस लेने चाहिए। वही समझ सकते हैं कि बेहतर क्या रहेगा सोसाइटी के लिए। तो एक आ गया असेंशियलिज्म, कि एसेंस पे ध्यान दे रहे हैं ये, और हमको हमको ये धोखा दे रहे हैं, हमको ऐसे झूठ बोल रहे हैं कि रियलिटी अलग है और ये तो इल्यूशन है। तो ये चीज हो गई एक एसेंशियलिज्म। इसके बेसिस पे ये बोलते हैं कि ये एनिमी है ओपन सोसाइटी के। दूसरा है होलिज्म। होलिज्म में क्या होता है? होलिज्म में ये होता है कि प्लेटो एक इंसान को प्रायोरिटी नहीं देते, इंडिविजुअल को प्रायोरिटी नहीं देते। प्लेटो प्लेटो प्रायोरिटी देते हैं कलेक्टिव को, और ये बोलते हैं कि सबकी भलाई के लिए अपने सैक्रिफाइस करो। सैक्रिफाइसेस जरूरी हैं। सो इन टर्म्स ऑफ दिस, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, he favors sacrificing individual in the name of collectivity. In the name of collectivity, he will be sacrificing individuals. तो एक तो ये हो गया, ये थ्री आर्ग्यूमेंट्स दिए। तीसरा है हिस्टोरिसिज्म, यानी कि इंडिविजुअल को तो ध्यान ही नहीं दे रहे, सेंटर में ही नहीं ले रहे। तो इंडिविजुअल को सेंटर में लेंगे तभी तो ओपन सोसाइटी होती है। ओपन सोसाइटी में क्या होता है, एक इंडिविजुअल को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है कि हर एक इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट है, तो उनके जो विचार है वो भी इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज है हिस्टोरिसिज्म। हिस्टोरिसिज्म मतलब ये हिस्ट्री के ऐसे एग्जाम्पल्स उठाएंगे और उनको आइडियोलॉजिकल बेसिस पे बताने की बात करेंगे। आइडियोलॉजिकल बेसिस पे कैसे बताने की बात करेंगे? देखिए, ये हिस्ट्री का आइडियोलॉजिकल यूज करेंगे। हिस्ट्री को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, इस मैनर में प्रेजेंट किया जाएगा जिससे इनका पॉलिटिकल पर्पस सर्व हो सके, जिससे
जो ये चाहते हैं, प्लेटो जो चाहते हैं वो फुलफिल हो सके। तभी प्लेटो ने अपना एक दिया लाइफ साइकिल ऑफ आइडियल स्टेट। हाँ, दैट इज कॉल्ड चेरी पिकिंग, दैट इज द वर्ड। ठीक है, अपने पर्पस को बताने के लिए, अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए सेलेक्टिव एग्जांपल्स उठा लिए। जैसे कि एक आइडियल स्टेट की लाइफ साइकिल इन्होंने बताई कि जो आइडियल स्टेट होता है उसकी लाइफ कैसे होती है, कैसे चलती है लाइफ साइकिल। ये मानते हैं, प्लेटो कहते हैं कि जो आइडियल स्टेट होता है, अगर सोल्जर क्लास है, सोल्जर क्लास का रूल है, जैसे ही मतलब ये सोचो, पहले एक आइडियल स्टेट है, ठीक है, जहां पर सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ये आइडियल स्टेट, अब ऑब्वियसली आइडियल स्टेट परफेक्ट ज्यादा दिनों तक रहेगा नहीं, परफेक्ट स्टेट इम्पॉसिबल है क्योंकि परफेक्शन। तो आइडियल स्टेट डिके हो जाएगा, इसका पतन हो जाएगा, डिके होगा इनटू रूल ऑफ सोल्जर क्लास में। सोल्जर क्लास जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, ठीक है, पाकिस्तान में क्या है, मिलिट्री ने ऑक्यूपाई कर लिया सब कुछ, मिलिट्री लेती है सब कुछ डिसीजंस, राइट। एंड धीरे धीरे करके ये सोल्जर क्लास में से आगे जाएगा एरिस्टोक्रेसी में। एरिस्टोक्रेसी मतलब अब सोल्जर क्लास में भी कुछ लोग होंगे जो एलीट होंगे, कुछ लोग होंगे जिनके हाथ में सारी पावर होगी, वही सारे डिसीजन लेंगे। तो फाइनली धीरे धीरे करके ये एरिस्टोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लेटो ये बोलते हैं कि हमको अगर आइडियल स्टेट का इस डिके को बचाना है, तो हमको इस आइडियल स्टेट को रिजिड बनाना होगा, रिजिड बनाना होगा, इसका पूरा कंट्रोल एक इंसान के हाथ में देना होगा, तभी ये इस तरीके से रह पाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी है, मान लो लोग हैं, लोग डिसाइड कर रहे हैं, तो आगे जाकर के सोल्जर्स ऑक्यूपाई कर लेंगे, क्योंकि स्ट्रांग होते हैं वो, आर्मी वाइज उनके पास आर्मी का सपोर्ट है, जैसे चाइना में हुआ था। चाइना में उस टाइम पे पहले किंग हुआ करते थे, ठीक है, तो चाइना में हुई वॉर शुरू, एक रेवोल्यूशन हुई, जिसके चलते चाइना में डेमोक्रेसी लाई गई। और जैसे ही डेमोक्रेसी लाई गई, उस टाइम पे दो गुट थे, एक थे डॉक्टर सान्यात सेन, और इसको किंग को हटाने के बाद में आए डॉक्टर सान्यात सेन। एंड इसके अलावा दूसरे थे, एक और इंसान थे जो कि मिलिट्री जनरल थे। ये मिलिट्री जनरल थे, इनके हाथ में मिलिट्री की पावर थी सारी। तो जब इन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी अप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये आइडियली इनको बनना था प्रेसिडेंट, लेकिन क्योंकि मिलिट्री इनके हाथ में थी, तो इन्होंने अपनी प्रेसिडेंटशिप इनको दे दी, ये सोच करके कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है चाइना को यूनिफाई करना। क्योंकि चाइना को अगर यूनिफाई नहीं किया गया, तो जापान जैसे जो स्टेट्स थे वो चाइना को हराने के बाद में उसकी जो टेरिटरी ऑक्यूपाई कर रहे थे, तो यूनिफिकेशन होगा, यूनिटी से ही आप बचा सकते हो अपनी कंट्री को, राइट। तो डॉक्टर सनत सिंह की ये प्रायोरिटी थी, तो इन्होंने अपनी प्रेसिडेंटशिप इनको दे दी। जैसे ही ये पावर में आए, जैसे ही मिलिट्री जनरल पावर में आए, इन्होंने डेमोक्रेसी अबॉलिश करके दोबारा से मोनार्की चला दी, इन्होंने अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दिया। सो क्या बात हो रही है, बात ये हो रही है कि जो आइडियल स्टेट होता है उसमें रिजिड होना चाहिए, उसमें कंट्रोल होना चाहिए फिलोसोफर किंग का। ये कहना था प्लेटो का, कि अगर रिजिड और स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होगा फिलोसोफर किंग का, तो फिर डिके नहीं हो पाएगा, ये तो ऐसे सोल्जर क्लास रूल में नहीं आ पाएंगी, फर्दर एरिस्टोक्रेसी में नहीं जा पाएगा ये। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हमें एब्सोल्यूट पावर देनी चाहिए। तो ऐसा एग्जाम्पल इन्होंने हिस्ट्री का लिया है प्लेटो ने, और उसके बेसिस पे इन्होंने बोला कि एब्सोल्यूट पावर इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इनफैक्ट हम क्या देखेंगे, जो भी फासिस्ट होते हैं ना, जैसे आगे हम फासिज्म की आइडियोलॉजी पढ़ेंगे, चाहे हिटलर हो चाहे मुसोलिनी हो, इनके आइडियाज आप देखोगे तो इनके मल्टीपल आइडियाज होते हैं, मतलब अलग अलग आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। एक्चुअली फासिज्म एक आइडियोलॉजी नहीं है। फासिज्म में ऐसा नहीं है कि फासिस्ट लोग ये करते हैं वो करते हैं, एक
क्लियर सेट ऑफ आइडियाज नहीं है कि ये चीजें फॉलो करते हैं, इस चीज में बिलीव करते हैं, वो किसी भी चीज में बिलीव कर सकते हैं। फासिज्म एक प्रोपोगेंडा है, फासिज्म एक आइडियोलॉजी नहीं है, इट्स अ प्रोपोगेंडा। मतलब अपना फायदा जिस भी चीज से फॉलो करके, कोई भी आइडिया फॉलो करके अगर अपना फायदा हो रहा है तो फासिस्ट लोग वो अप्लाई करेंगे। तो फासिस्ट में यही होता है, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज। जैसे प्लेटो ने किया, प्लेटो ने बात करी हिस्टोरिसिज्म की, ऐसा हिस्ट्री का बताया कि आइडिया स्टेट की लाइफ साइकिल ऐसी होती है, अगर एक फिलोसोफर किंग ने एब्सोल्यूट अथॉरिटी के साथ में, रिजिडिटी के साथ में उसको कंट्रोल नहीं किया तो वो डिके हो जाएगा, तो फिर आइडियल स्टेट नहीं रहेगा, वहां पे लोगों की भलाई नहीं होगी। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो लीडर हैं उनको उनको ज्यादा पावर दे रहे हैं कि अगर स्टेट को बचाना है तो आपको इनको पावर देनी होगी। हिस्टोरिसिज्म का मतलब ये है, देनी ही होगी, नहीं तो वो डिके हो जाएगा। जैसे चाइना में डेथ पेनल्टीज दी जाती हैं बहुत ज्यादा, चाइना इज टोटलिटेरियन इन दैट सेंस। तो चाइना इज नॉट एन ओपन सोसाइटी, चाइना इज अ क्लोज सोसाइटी। जो कार्ल पॉपर हैं, प्लेटो, हेगल एंड कार्ल मार्क्स को एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी बोलते हैं। ये चीज समझ में आई? एनी डाउट? जैसे अभी रिसेंटली चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने चाइना को चाइना में पहले क्या होता था कि हर 5 साल के बाद में वो चेंज हो जाते थे, अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे चेंज कर दिया है कि जब तक वो चाहते हैं तब तक अब प्रेसिडेंट रह सकते हैं वो चाइना के। एंड जब उनका मन करेगा कि अब मुझे प्रेसिडेंटशिप नहीं चाहिए, वो छोड़ देंगे। फिर जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएगा वो अपनी चॉइस के मुताबिक प्रेसिडेंट की उस रहेगा पोजीशन पे। जैसे हमारे यहाँ तो इलेक्शंस होते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है, अब चेंज कर दिया गया है। तो अथवा हम यहाँ पर देखते हैं इन सोसाइटीज में कि ये ओपन सोसाइटी नहीं है। पीपल कैन नॉट डू अबाउट दैट समथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते इसमें लोग। तो यहाँ पर अल्टीमेटली मिथ प्रेजेंट करते हैं रिगार्डिंग द अल्टीमेट रियलिटी, एंड स्टेट को ज़्यादा प्राइमेसी देने की कोशिश करेंगे ये लोग, उसके बेसिस पे सैक्रिफाइस मांगेंगे लोगों से। तो इसीलिए दे आर actually totalitarian, they are the enemy of open society, that is the argument that is given by, ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कार्ल पॉपर। अब हम आगे डिस्कस करते हैं आखिरी जो हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन में, दैट इज प्लेटो एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। अब प्लेटो जो है पॉलिटिकल फिलोसफी के फादर हैं। कैसे? प्लेटो के बारे में कुछ लोग ये बोलते हैं, जैसे वाइट हेड है, बहुत सारे हैं, वो आपको अलग से मैं लिखवा दूंगी, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि प्लेटो इज फिलोसफी। प्लेटो, कुछ लोग बोलते हैं प्लेटो इज फिलोसफी एंड फिलोसफी इज प्लेटो, एंड फिलोसफी इज प्लेटो। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो पूरी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, द एंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, इट इज नथिंग बट द फुट नोट्स टू प्लेटो एंड एरिस्टोटल। मतलब इनका जो काम है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि सारा जो भी पॉलिटिकल साइंस का डिसिप्लिन जो पूरा बना है, जो पूरा स्टैब्लिश किया गया है वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेशली, वो प्लेटो एंड एरिस्टोटल की ही वजह से है। तो दे आर द फादर ऑफ, जैसे तो प्लेटो इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। तो ये जो है इसमें ना, इन सभी सेंटेंसेस में, दैट प्लेटो इज फिलोसफी, फिलोसफी इज प्लेटो, एंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी इज नथिंग बट द फुटनोट्स टू वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ऐसे ही एक और स्टेटमेंट है, दैट वन कैन आइदर बी प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट कैन नेवर बी नॉन प्लेटोनिक। या तो आप प्लेटोनिक हो, प्लेटोनिक का मतलब होता है आप प्लेटो को सपोर्ट करते हो, या फिर आप प्लेटो को सपोर्ट नहीं करते हो, तो आप क्या बन जाओगे? एंटी प्लेटो बन जाओगे, तो एंटी प्लेटोनिक हो। लेकिन कोई भी इंसान नॉन प्लेटोनिक नहीं हो सकता। मतलब या तो आप प्लेटो के सपोर्ट में हो या प्लेटो के अगेंस्ट में हो। प्लेटो इतने इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस में कि कोई भी नॉन प्लेटोनिक नहीं हो सकता। नॉन प्लेटोनिक का मतलब आप प्लेटो को इग्नोर नहीं कर सकते, प्लेटो ने इतना इंपॉर्टेंट काम किया है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कार्ल पॉपर ही बोलते हैं। तो कार्ल पॉपर ये मानते हैं कि प्लेटो फासिस्ट है, उसके बावजूद कार्ल पॉपर बोलते हैं कि देखो फासिस्ट तो है
लेकिन हम इनको फासिस्ट क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि स्पेल, बिकॉज ऑफ स्पेल ऑफ प्लेटो, इन्होंने ऐसा स्पेल अपना क्रिएट कर रखा है। तो इसीलिए कार्ल पॉपर बोलते हैं कि जो प्लेटो है, वन कैन either बी प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक, बट नो वन, यू कैन नेवर बी नॉन प्लेटोनिक। तो इसमें इंपॉर्टेंस हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हैं। तो उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि ये सही है। देखो, ये ओपोनेंट है, ऐसा नहीं है, प्लेटो को सपोर्ट करने वाले उनके सपोर्टर्स ये एक्नॉलेज करते हैं। कार्ल पॉपर जो उनके क्रिटिक थे, वो भी एक्नॉलेज करते हैं प्लेटो को, और वही बोलते हैं कि देखो, प्लेटो इतने इंपॉर्टेंट है, उनका या तो आप प्लेटोनिक हो या नॉन एंटी प्लेटोनिक हो, बट आप नॉन प्लेटोनिक नहीं हो सकते। तो इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि प्लेटो ने बहुत सारा काम किया है। प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, इट इज़ लाइक एन इंसाइक्लोपीडिया, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स पे काम किया गया है। एजुकेशन पे भी काम किया गया, देन एथिक्स पे काम किया गया है, पॉलिटिकल थ्योरी पे काम किया गया है, फिलोसफी पे काम किया गया है। तो इट इज़ लाइक दैट। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो प्लेटो के आइडियाज़ हैं वो कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड उन हम हमको किया है उन आइडियाज़ ने, कि या तो आप प्लेटो को लाइक करोगे या डिसलाइक करोगे, लेकिन प्लेटो को इग्नोर नहीं कर सकते। प्लेटो इतने इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाता है प्लेटो क्या फर्स्ट फेमिनिस्ट है कि नहीं, वेदर प्लेटो इज अ फर्स्ट फेमिनिस्ट और नॉट। फेमिनिस्ट होते कौन है? फेमिनिस्ट एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करती है, कि मेन और जो विमेन है उनको इक्वल फुटिंग्स पे रखना चाहिए, मतलब इक्वल है। जेंडर इक्वालिटी की बात की जाती है, जेंडर जस्टिस की बात की जाती है। जैसे कि इक्वल पे मांगी जाएगी, कि मेन और वुमेन दोनों को इक्वली पे किया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो, प्लेटो जो थे पेट्रियार्कल सोसाइटी का पार्ट थे, और डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम अ हाईली पेट्रियार्कल सोसाइटी, प्लेटो अपने थॉट्स में बहुत रेडिकल थे, क्योंकि प्लेटो ने बोला कि विमेन डू नॉट पोजेस एनी डिसेबिलिटी। विमेन की डिसेबिलिटी नहीं है, विमेन भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, वो भी एजुकेशन पा सकती हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं स्टेट के अफेयर्स में। एंड अपनी कम्युनिज्म में भी उन्होंने वुमेन के लिए ये चीज़ बोली कि वुमेन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है चाइल्ड रेयरिंग की। वुमेन क्या कर सकती है, आफ्टर दिस बर्थ ऑफ द चाइल्ड, वुमेन अपनी पर्सनल लाइफ में जा करके अपने स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करेगी। तो प्लेटो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ये बात की और रेडिकल चेंज लाने की कोशिश की। तो फेमिनिस्ट वो लोग होते हैं जो लोग वुमेन की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, कि वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, और विमेन को भी लाइफ ऑफ डिग्निटी हमको प्रोवाइड करनी है, ये इनका कॉमन एम होता है। ठीक है, तो उस मामले में हम बोल सकते हैं कि हाँ, ही इज द फर्स्ट फेमिनिस्ट इन दैट सेंस। लेकिन जो फेमिनिस्ट होती हैं वो डिनाई करती हैं कि प्लेटो फेमिनिस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि फेमिनिस्ट बोलती हैं कि जो रियल ऑब्जेक्टिव था प्लेटो का वो क्या था? टेल मी दैट, व्हाट इज द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लेटो? रियल ऑब्जेक्टिव, रियल पर्पस प्लेटो का था आइडियल स्टेट बनाना, है ना? आइडियल स्टेट बनाना रियल था उनका पर्पस। उनका रियल पर्पस ये कभी था ही नहीं कि वो वेमेन को लिबरेट करें, कि वेमेन के लिए काम करें। ये रियल पर्पस नहीं था, ये उनका प्राइमरी पर्पस नहीं था। उनका मेन पर्पस था आइडियल स्टेट बनाना। मेन पर्पस ये नहीं था कि वेमेन को भी ये दी जाए। तो इसीलिए वेदर प्लेटो इज अ फर्स्ट फेमिनिस्ट और नॉट, ये एक डिबेटेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि प्लेटो नहीं है जैसे फेमिनिस्ट, वो ये मानते हैं कि इनका प्राइमरी पर्पस नहीं था वेमेन के वेलफेयर के लिए काम करना। ये वेमेन को इसीलिए सपोर्ट कर रहे थे ताकि वेमेन फ्री हो, अपना टैलेंट यूज कर सके स्टेट को परफेक्ट स्टेट बनाने के लिए, ताकि वो स्टेट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। इसीलिए ये वेमेन को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल चीज़ है कि इनको हमें फेमिनिस्ट बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एट द एंड हम क्या बोल सकते हैं प्लेटो के बारे में? वी कैन से दैट कि प्लेटो एट द एंड वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया वेस्टर्न वर्ल्ड में कि जो वुमेन है इनके पास में कोई डिसेबिलिटी नहीं है नेचुरली, तो ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड फिलोसोफर क्वीन का कॉन्सेप्ट दिया। ये आपको इस तरीके से फाइनली अपना एंड करना है ये टॉपिक। इस तरीके से अपना आंसर लिखना है पूरा। ठीक है, अब कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं।
एनी डाउट? यस उमंग? ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक, थॉमस हॉब्स शुरू करेंगे आज। लास्ट क्लास में उमंग आप थे नहीं, हमने लास्ट क्लास में मैकियावेली का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो पूछ लेना। छोटा टॉपिक था काफी। अब हम थॉमस हॉब्स शुरू करेंगे। थॉमस हॉब्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैकियावेली और थॉमस हॉब्स दोनों हमारे मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का पार्ट है। एरिस्टोटल का इवैल्यूएशन भी हो चुका है। एरिस्टोटल के इवैल्यूएशन में सिर्फ एक चीज थी कि वेदर एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस और नॉट। बस इतना सा करना होता है, वो हमने कल देख ही लिया था एट द एंड। देखा था ना, बस वही इवैल्यूएशन है उसमें। अब डिस्कस करते हैं थॉमस हॉब्स को। हाँ, बस एक ही है। बाकी एक स्टेटमेंट हमने देखी थी एरिस्टोटल की। स्टेटमेंट क्या थी? द अथॉरिटी ऑफ अ मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम अथॉरिटी ऑफ स्टेट्समैन। एंड उनकी थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस में ही आ जाती है जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं कि पॉलिटी इज द गोल्डन मीन। यही सब चीज़ें इवैल्यूएशन है। ठीक है, बाकी फर्दर हम देखेंगे आगे कभी क्वेश्चंस जब हम चेक करेंगे, स्पेशली इनइक्वालिटी से रिलेटेड वही होता है उसमें। तो स्टार्ट करते हैं थॉमस हॉब्स से। थॉमस हॉब्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? लास्ट हमारा टॉपिक था मैकियावेली। मैकियावेली कहाँ से बिलोंग करते हैं? इटली से। टाइमलाइन क्या थी मैकियावेली की? 1469 टू 1527। थॉमस हॉब्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? थॉमस हॉब्स बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। और टाइमलाइन क्या है थॉमस हॉब्स की? 1588 टू 1679। मैकियावेली ने कौन सी बुक लिखी थी? क्या नाम था बुक का? मैकियावेली की बुक का नाम क्या था? नहीं, पॉलिटिक्स तो एरिस्टोटल थे। मैकियावेली की बुक का नाम क्या था? यस प्रंजल, यू वर देयर इन दैट क्लास। प्रतीक, आप भी थे। डिस्कवरीज नहीं था, दो बुक्स लिखी थी, लेकिन हमारे लिए ये बुक इम्पोर्टेंट नहीं है। वो था द डिस्कोर्सेस। ये बुक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेन बुक बताओ जिसमें हमने सारी चीज उसी के बारे में बात की। द प्रिंस। एडवाइस दे रहे हैं वो प्रिंस को, तो बुक का नाम है द प्रिंस। बहुत बेसिक था, याद रखिए इसको। थॉमस हॉब्स की बुक का नाम क्या है? थॉमस हॉब्स की बुक का नाम है लेवियाथान। लेवियाथान का क्या मतलब होता है? लेवियाथान का मतलब होता है सी मॉन्स्टर। समुद्र में जो मॉन्स्टर होता है ना, उसको बोलते हैं। लेवियाथान क्यों है इसकी बुक का नाम? क्योंकि थॉमस हॉब्स क्या करेंगे? स्टेट को सारी पावर दे देंगे। स्टेट को सारी पावर देंगे। एंड स्टेट को पावर दे करके स्टेट के पास में पावर ऑफ पनिशमेंट होगी। तो जैसे मॉन्स्टर होता है ना, जिसके पास बहुत पावरफुल होता है, वैसे ही स्टेट भी मॉन्स्टर की तरह बहुत पावरफुल हो जाएगा। थॉमस हॉब्स के काम में हम ये देखते हैं, इसीलिए इनकी बुक का नाम है लेवियाथान। ठीक है। और थॉमस हॉब्स के बारे में एक और चीज याद रखनी है कि थॉमस हॉब्स पहले मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं जिन्होंने कंप्लीट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी दी। सॉवरेनिटी का आइडिया जो डिस्कस किया, वो कंप्लीटली थॉमस हॉब्स ने डिस्कस किया। तो देखते हैं सॉवरेनिटी होती क्या है। व्हाट इज दिस सॉवरेनिटी? सॉवरेनिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सॉवरेनिटी को हम हिंदी में बोलते हैं संप्रभुता। ठीक है, तो सॉवरेनिटी के बारे में देखेंगे हम। सॉवरेनिटी क्या होती है? तो ये मोनार्की के सपोर्ट में थे। आई टेल यू, ये भी बुर्जुआजी क्लास के सपोर्ट में होंगे। बुर्जुआजी क्लास के, और ये मोनार्की के सपोर्ट में नहीं होंगे।
कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा एक, तो देखेंगे कि क्या होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट में मोनार्की भी आ सकती है वैसे तो, और दूसरी गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ मैकियावेली। बुर्जुआजी क्लास क्या होती है? बुर्जुआजी क्लास होती है रिच क्लास, एक होती है पुअर क्लास मतलब वर्किंग क्लास, और दूसरी क्या होती है? बुर्जुआजी क्लास यानी कैपिटलिस्ट क्लास, ठीक है। ओके, वेट अ मिनट, आई एम जस्ट कमिंग, गिव मी 2 minutes। पेन, वेट अ मिनट। ओके, सो ये कैपिटलिस्ट क्लास यानी बुर्जुआजी क्लास को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ओके, सो अब डिस्कस करते हैं थॉमस हॉब्स के बारे में थोड़ा सा और, कि थॉमस हॉब्स जो हैं ये क्या करेंगे, सॉवरेनिटी के बारे में बात करेंगे। सॉवरेनिटी मतलब, देखो सॉवरेनिटी का आइडिया क्या होता है। सॉवरेनिटी का आइडिया पहले, ये आइडिया पहले नहीं था, ये आइडिया आया है मॉडर्न नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट के साथ में। मॉडर्न नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट क्या है? मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट कैसे सामने आया, मतलब आज के टाइम पे जो हम देखते हैं स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है वो मॉडर्न नेशन स्टेट बोलते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट के क्या क्या फीचर्स होते हैं? एक पर्टिकुलर टेरिटरी होगी, बाउंड्री होगी, सेकंड होगा इसमें पॉपुलेशन होगी, देन इसमें होगा सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सॉवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम पावर, यानी लॉ बनाने की जो पावर है, कौन लॉ बनाएगा, कौन रूल्स बनाएगा, उसकी पावर जो होती है वो किसके पास में रहेगी, उसको हम बोलते हैं सॉवरेनिटी, ठीक है। उसको बोलेंगे सॉवरेनिटी। तो टेरिटरी होती है, पॉपुलेशन होता है, सॉवरेनिटी होती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट्स हैं। टेरिटरी मतलब फिक्स्ड बाउंड्री, एक पर्टिकुलर लैंड पे पॉपुलेशन होनी चाहिए उस पे, उसमें सुप्रीम पावर जो होगी लॉ बनाने की किसके पास में होगी, ये कॉन्सेप्ट अमर्ज होकर के आया पहले, क्योंकि इससे पहले मेडिवियल टाइम्स थे। देखो थॉमस हॉब्स मॉडर्न टाइम से बिलोंग करते हैं, मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं, इससे पहले मेडिवियल एज होगी।
एंड मेडिवियल एज में आएंगे डिवाइन राइट की थ्योरी होगी, यानी राजा रूल करेगा, राजा के पास में ही सारी पावर होगी, ये सब चीजें हम देखेंगे। लेकिन वहां पर चर्च भी थी, मेडिवियल में चर्च डोमिनेट थी और चर्च इंटरफेयर कर रही थी, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन मॉडर्न नेशन स्टेट में होगा कि जो भी सॉवरेनिटी होगी, जिसके पास भी पावर होती है बनाने की, उसके काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, सुप्रीम पावर इनके पास में होगी। तो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट ऐसे होता है, ये स्टार्ट हुआ था एक्चुअली, ये साइन कब हुआ था, एमर्ज तो हो चुका था उस टाइम पे, ऐसे आइडियाज आ चुके थे, लेकिन 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन हुई थी। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन करने के बाद ही ये डिसाइड किया गया कि हर एक स्टेट की अपनी एक बाउंड्री है, और उस बाउंड्री पे उसका अपना एक सॉवरेन है, वही लॉ बनाएंगे। तो कोई बाहर की फॉरेन गवर्नमेंट नहीं बना सकती उस पे लॉ। ऐसे कॉन्सेप्ट समझ में उस टाइम पे एमर्ज हुए। तो इसके बारे में बात करेंगे। थॉमस हॉब्स ये एक ऐसे पहले इंसान होंगे, पहले मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर होंगे जो सॉवरेनिटी की कंप्लीट थ्योरी देंगे। कंप्लीट थ्योरी का मतलब ये बताएंगे कि एक पूरी की पूरी सारी पावर एक ही के पास में होगी। इनका कहना है कि देयर इज ओनली वन सॉवरेन इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी, यानी एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर बाउंड्री पे एक ही सॉवरेन होगा, मतलब एक ही के पास में सुप्रीम पावर होती है, मल्टीपल के पास में नहीं होगी, ऐसा कहना है इनका। अब आज के टाइम पे तो एक सॉवरेनिटी नहीं रह गई है, क्योंकि आज के टाइम पे है फेडरल कंट्रीज, फेडरल है। तो आगे जाकर के दूसरे हम थिंकर्स देखेंगे, लस्की जैसे थिंकर्स आएंगे, लस्की बोलेंगे क्योंकि आज के टाइम पे फेडरलिज्म हम देखते हैं, तो इस वजह से ये जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है ये इतना वैलिड नहीं है, लेकिन उस टाइम पे था। तो थॉमस हॉब्स पहले हैं जो सॉवरेनिटी के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा लाइफ के बारे में समझते हैं इनकी। बुक इन्होंने लिखी है लेवियाथान। लाइफ कुछ ऐसी है कि उस टाइम पे रेवोल्यूशन चल रहा था, तो थॉमस हॉब्स भी मैकियावेली की तरह पेसिमिस्ट है, मतलब नकारात्मक सोच रखते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं। ये प्योरिटन, हाँ, नेगेटिव सोच रखेंगे, नेगेटिव पेसिमिस्ट हैं, तो मैकियावेली जैसे ही नेगेटिव सोचते हैं ये भी। क्यों? क्योंकि थॉमस हॉब्स जिस टाइम से बिलोंग करते हैं, उस टाइम पे एक रेवोल्यूशन हो रहा था ब्रिटेन में। रेवोल्यूशन का नाम है प्योरिटन रेवोल्यूशन। ये जो रेवोल्यूशन था ये वॉलेंट रेवोल्यूशन था, मतलब काफी इसमें मारा काटी हो रही थी, बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी, खून बह रहा था, ठीक है। तो व्हाट वी सी इज कि ब्रिटेन में उस टाइम पे लड़ाई किन लोगों के बीच में हो रही थी। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में जब हमने मैकियावेली कवर किया था कि एक टाइम आएगा 15th सेंचुरी तक आते आते जो चर्च था बहुत करप्ट हो जाएगा। चर्च बहुत ही ज्यादा करप्ट हो जाएगा और चर्च हर मैटर में इंटरफेयर करना शुरू कर देगा, जिसके चलते चर्च की इतनी इंटरफेरेंस बढ़ जाएगी कि लोग ये सह नहीं पाएंगे। तो लोग फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे और लोग फ्रस्ट्रेशन में आकर के रेवोल्यूशन करेंगे, क्रांति लेकर के आएंगे। तो उस टाइम पे लड़ाई चल रही थी, जो लोग चर्च को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग राजा को सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि चर्च अब देखो इंटरफेयर कर रहा है राजा के मामलों में कि राज्य कैसे चलाना चाहिए। तो अल्टीमेटली लड़ाई शुरू हुई। कुछ लोग चर्च को सपोर्ट कर रहे थे, जो चर्च को सपोर्ट कर रहे थे उनको हम बोलते हैं कैथोलिक्स, और जो लोग राजा को सपोर्ट कर रहे थे उनको बोलते हैं हम प्रोटेस्टेंट्स, क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे चर्च के अगेंस्ट में। तो यानी लड़ाई हो रही थी रॉयलिस्ट और एंटी रॉयलिस्ट की। रॉयलिस्ट होते हैं जो राजा को सपोर्ट करते हैं, एंटी रॉयलिस्ट होते हैं जो चर्च को सपोर्ट करेंगे। ये जो प्रोटेस्टेंट थे, ये जो चर्च के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे, जो चर्च को चाहते थे कि रिड्यूस हो जाए इसका, ये चाहते थे अपनी चर्च को प्योरीफाई करना, क्योंकि चर्च के अंडर में ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स आ चुके थे, चर्च हर मामले में इंटरफेयर कर रही थी, तो ये प्योरीफाई करना चाहते थे चर्च को। ये चाहते थे कि जो हर एक स्फीयर में जो कैथोलिक इन्फ्लुएंस जो आ रहा है उसको हमें रिमूव करना चाहिए, ठीक है। अब देखो, जहां पर भी रेवोल्यूशन चल रही है, जहां पर भी लड़ाई होती है, वहां पर लाइफ की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, वहां पर प्रॉपर्टी की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, राइट। अभी सीरिया में इस टाइम पे लड़ाई चल रही है, सिविल वॉर चल रही है, ना तो वहां पे
लाइफ की कोई सिक्योरिटी है, ना ही प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी है। तो इसीलिए अपने टाइम से इन्फ्लुएंस होकर के जो भी हो रहा था उस टाइम पे, थॉमस हॉब्स बोलेंगे, थॉमस हॉब्स के लिए इनके कामों में हम देखेंगे कि ये लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। इनके लिए लाइफ की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलते हैं कि लोगों की लाइफ की सिक्योरिटी के लिए हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, हमें अपने सारे राइट्स स्टेट को देने पड़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना याद रखो, पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे इसको, कि मैं अभी यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। इनफैक्ट कार्ल मार्क्स थॉमस हॉब्स को काफ़ी ये बोलते हैं कि थॉमस हॉब्स इज़ द फादर ऑफ ऑल ऑफ अस, कि ये ऐसे बेस्ट ऑथर हैं जो कि इंग्लिश रेस ने प्रोड्यूस की हैं, इट हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। थॉमस हॉब्स इज द फादर ऑफ ऑल ऑफ अस, ऐसा बोलते हैं। मतलब इनके काम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो भी काम इन्होंने बताए, क्योंकि थॉमस हॉब्स ने स्टेट को जैसे भी प्रेजेंट किया है कि स्टेट को सारी पावर दे दी कि स्टेट डिसाइड करेगा, उसके बेसिस पे ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है थॉमस हॉब्स का। तो थॉमस हॉब्स ने देखा उस टाइम पे रेवोल्यूशन चल रहा था, प्योरिटन रेवोल्यूशन, तो थॉमस हॉब्स ने बोला कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। इसीलिए थॉमस हॉब्स क्या करेंगे, राइट टू लाइफ को एब्सोल्यूट राइट बना देंगे। जैसे हम लोगों के पास में फंडामेंटल राइट है, वैसे ही राइट टू लाइफ को एब्सोल्यूट राइट बना देंगे ये। यानी ये बोलेंगे कि अपने सेल्फ डिफेंस में आप सामने वाले को मार सकते हो, उसके लिए आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। अपने सेल्फ डिफेंस में ए एंड बी है, अब ए मार रहा है बी को, मारने की कोशिश कर रहा है, और बी ने क्या किया, अपने प्रोटेक्शन के लिए ए को मार डाला, ठीक है। तो ऐसे में अपने सेल्फ डिफेंस में मारा है ना, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने में, तो ऐसे में बी को कोर्ट पनिश नहीं करेगी, क्योंकि ये डिफेंस में है, क्योंकि ये अल्टीमेट राइट है, एब्सोल्यूट राइट है, हर एक इंसान का एब्सोल्यूट राइट है ये। तो थॉमस हॉब्स का कहना है कि लाइफ जो है वो भगवान ने हमको दी है, स्टेट ने नहीं दी है। स्टेट इज नॉट द सोर्स ऑफ राइट, स्टेट सिर्फ इस राइट को प्रोटेक्ट करेगा। स्टेट हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी बन पड़ेगा वो स्टेट करेगा, और स्टेट को वो पावर देनी चाहिए, क्योंकि स्टेट के पास में अगर पावर आएगी तभी तो स्टेट हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो यानी किसी भी तरीके से सिक्योरिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए, और वो तभी होगी, थॉमस साहब बोलते हैं, जब स्टेट के पास में पावर आएगी। लेकिन स्टेट के ऊपर है लिमिटेशन। लिमिटेशन ये है कि स्टेट आर्बिट्रेटरी मैनर में किसी भी इंसान की राइट टू लाइफ को डिप्राइव नहीं कर सकता। मतलब स्टेट गलत तरीकों से किसी की लाइफ को वो नहीं कर सकता, मतलब किसी के राइट टू लाइफ को लिमिट नहीं कर सकता। जैसे कि स्टेट ने क्या किया, एक जजमेंट दे दी, कोर्ट ने जजमेंट दे दी विदाउट इवन लुकिंग एट द एविडेंसेस। मान लो कोई एविडेंस मिले ही नहीं कि बी ने कि बी ने ए को इसलिए मारा क्योंकि ए उसको मारने की कोशिश कर रहा था, कोई विटनेस ही नहीं था मान लो। तो कोर्ट ने तो ये देखा ना कि बस बी ने ए को मार दिया, तो कोर्ट तो बोलेगी कि बी को पनिशमेंट दो, कैपिटल पनिशमेंट, क्योंकि उन्होंने ए को मारा है। तो ये तो एक आर्बिट्रेरी मैनर हो गई, मतलब आप चांस ही नहीं दे रहे हो बी को ये प्रूव करने का कि ए उसको मारने की कोशिश कर रहा था। तो अगर ऐसा है, अगर स्टेट आर्बिट्रेरी मैनर में अगर सामने वाले को चांस नहीं देता है, ठीक है, उसकी राइट टू लाइफ को इतनी तवज्जो नहीं देता है स्टेट, तो इसका मतलब स्टेट जो है इट कैन उसके अगेंस्ट में आप रिवोल्ट कर सकते हो, तब आप रिवोल्ट कर सकते हो, ये कहना था थॉमस हॉब्स का। यानी अगर आर्बिट्ररी मैनर में स्टेट आपका राइट टू लाइफ को लिमिट कर रहा है गलत तरीकों से, तो फिर आप रेवोल्यूशन ला सकते हो स्टेट के अगेंस्ट में, तब रेवोल्यूशन लाया जा सकता है। लेकिन अगर स्टेट ने रूल बनाया है कुछ कि रूल ये है कि ए अगर इसको मारने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, और इसने अगर रूल बनाया है ये चीज, तो व्हाट वी सी इज इन दिस केस दैट प्रोसीजर फॉलो किए हैं, लॉ फॉलो किया है, प्रोसीजर फॉलो किया गया है, और उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग
स्टेट के पास में पावर है तब लिमिट कर सकता है। मान लो ए ने बी को मार दिया, ठीक है, और विटनेस भी है, तो प्रोसीजर फॉलो कर रहा है अब स्टेट, तो इसमें ये क्या कर सकता है, ए की लाइफ को लिमिट कर सकता है, इसको डेथ पनिशमेंट दे सकता है, क्योंकि ये प्रोसीजर फॉलो करके किया गया है, आर्बिट्ररी मैनर में नहीं है, बिना एविडेंसेस के नहीं है, ये एविडेंसेस के साथ में है, तब किया जा सकता है डिप्राइव, लेकिन आर्बिट्ररी मैनर में डिप्राइव नहीं कर सकते आप। समझ में आया? राइट टू लाइफ इनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। जो थॉमस हॉब्स हैं, इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट। इसका क्या मतलब है? मतलब ये इंडिविजुअल्स पे ध्यान देते हैं। अभी तक हमने जितना देखा था, प्लेटो एंड एरिस्टोटल के बारे में जब हमने देखा था, एंड मैकियावेली के बारे में भी देखा था, तो वो लोग क्या बोलते थे, इनका कहना था कि स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल, कि स्टेट पहले आता है, इंडिविजुअल बाद में आता है, ये प्रायोरिटी देते थे स्टेट को। लेकिन अब थॉमस हॉब्स आए हैं, थॉमस अब हॉब्स बोलते हैं कि मैन ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट से, मैन की लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट से, इसीलिए मैन की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट आया है, सेल्फ इंटरेस्ट इज सुप्रीम, ये कहना है इनका। क्लियर? स्टेट कम्स फर्स्ट, ये तो इन लोगों का कहना था। थॉमस हॉब्स का कहना है मैन कम्स फर्स्ट। तो इंडिविजुअलिस्ट हैं, ये इंडिविजुअल को प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ पर जितनी बातें लिखी गई हैं वो सभी बातें एक एक करके समझ में आई। अब आगे चलते हैं, थॉमस हॉब्स का पर्सपेक्टिव समझेंगे और थॉमस हॉब्स की मेथोडोलॉजी समझेंगे। पर्सपेक्टिव क्या है थॉमस हॉब्स का? पर्सपेक्टिव है इनका, मैकफर्सन है, एक थिंकर है मैकफर्सन। मैकफर्सन थॉमस हॉब्स को बोलते हैं कि थॉमस हॉब्स इज अ स्कॉलर ऑफ बुर्जुआजी क्लास। ये बुर्जुआजी क्लास को सपोर्ट करते हैं, कि ये कैपिटलिस्ट क्लास को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये मटीरियलिस्ट है, ये मैटर पे ध्यान देते हैं, मटीरियलिस्ट है, ये यूटिलिटेरियन अप्रोच फॉलो करते हैं। यूटिलिटेरियन मतलब यूटिलिटी के हिसाब से, यूजफुलनेस के हिसाब से देखेंगे कि क्या चीज फायदेमंद है, उसके बेसिस पे ये देंगे। थॉमस हॉब्स जो हैं, ये बिलोंग करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन पे। अभी ये यूटिलिटेरियन अप्रोच को हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे, सो अगर ये अभी भी फिलहाल नहीं समझ में आई हो तो यू हैव टू वेट, जब पूरा टॉपिक खत्म होगा तो सार जितना सब कुछ है वो सारा समझ में आ जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन क्या होता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज मिलकर साइन करती हैं, तो थॉमस हॉब्स भी यही बोलेंगे कि कुछ पार्टीज होंगी, लोग मिलकर के साइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके लोग स्टेट बनाएंगे। तो यानी इससे पहले जब हमने प्लेटो और एरिस्टोटल देखा था, तो हम क्या देखते थे कि ये लोग बोलते थे कि स्टेट ऑर्गेनिक है, स्टेट नेचुरल है, स्टेट अपने आप आया है, राइट, स्टेट नेचुरल है, स्टेट को मैन ने बनाया नहीं है। लेकिन थॉमस हॉब्स बोलते हैं अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट से कि स्टेट को बनाया गया है मैन के लिए, स्टेट को मैन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाया गया है। तो थॉमस हॉब्स मैकेनिस्टिक व्यू लेते हैं। मैकेनिस्टिक व्यू क्या होता है? मैकेनिस्टिक व्यू होता है मशीन के जैसा, जैसे मशीन होती है ना, मैकेनिस्टिक वर्ड आता है मशीन से, कि स्टेट एक ऐसी मशीन है जो कि मैन की नीड्स को फुलफिल करती है। जैसे जैसे इकोनॉमिक सिस्टम चेंज होगा, दूसरे लाइफ ऑफ स्फीयर्स भी चेंज होंगे। अब आप देखो, मेडिवल एज में कौन सा सिस्टम प्रेवलेंट था? मेडिवल एज में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम था? फ्यूडलिज्म, जहां पर फ्यूडल लॉर्ड्स थे, राइट। अब आई है मॉडर्न एज, मॉडर्न एज के साथ में साइंस उभर करके आई है। सो अब जो सिस्टम होगा, यहाँ पे आएगा कैपिटलिज्म। पहले हम देखते थे जो लॉज बनाते थे, अलग अलग लॉर्ड्स जो होते थे अलग अलग लॉज बनाते थे, तो यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी होती थी लॉज की, मतलब मल्टीपल लॉज होते थे, कंफ्यूजन होता था लॉज के बीच में। लेकिन जब कैपिटलिज्म आया, कैपिटलिज्म किस चीज पे काम करता है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है। मतलब एक डॉक्यूमेंट होगा जो दोनों पार्टी साइन करेंगी, और उसी की चीजें, उसी के लॉज, उसी पे जो भी लिखा हुआ है वो सब फॉलो किया जाएगा, राइट। कैपिटलिज्म कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है।
तो जब हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये लोग मानेंगे कैपिटलिस्ट के लिए फायदेमंद क्या है, इनके लिए फायदेमंद है कि कॉमन लॉज होने चाहिए। आप एक शहर से दूसरे शहर में अगर कोई चीज ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 5% टैक्स भरोगे, यहाँ पर आप 50% भरोगे। ये कैपिटलिस्ट के लिए सही नहीं है। तो उनको चाहिए होती है यूनिफॉर्मिटी। क्यों? मान लो यहाँ का ट्रेडर इस ट्रेडर के साथ में कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट साइन, इनके यहाँ पे 5% होता है, इनके यहाँ पे 50% होता है, इनको साइन करना है एक कॉन्ट्रैक्ट। तो इनके लिए तो मुश्किल होगा ये साइन करना, क्योंकि ये ट्रेडर बोलेगा कि मेरे यहाँ ये चलता है, ये बोलेगा मेरे यहाँ ये चलता है। तो ऐसे में कैपिटलिज्म ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हम क्या देखेंगे कि थॉमस हॉब्स ऐसी टेंडेंसीज को प्रमोट करेंगे और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। इसीलिए तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट में बिलीव करते हैं, एक कॉमन अथॉरिटी में बिलीव करते हैं। तो थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि एक कॉमन अथॉरिटी होगी, मल्टीपल अथॉरिटी नहीं होगी। मिडीवियल एज में मल्टीपल अथॉरिटीज थी, इसीलिए मल्टीपल लॉज थे। यहाँ पर थॉमस हॉब्स सपोर्ट करेंगे कॉमन अथॉरिटी को, इसीलिए कॉमन लॉज होंगे। तो कैपिटलिस्ट क्लास के लिए ये फायदेमंद होगा। ठीक है, तो ही बिलोंग्स टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन। समझ में आया? थॉमस हॉब्स इसीलिए पहले ऐसे थिंकर हैं जो कि राइट टू लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ये मानते हैं क्योंकि उस टाइम पे प्योरिटन रेवोल्यूशन चल रहा था, वायलेंस बहुत बढ़ गया था, लोगों के पास अपनी जान बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसीलिए लाइफ इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पहले थिंकर हैं जिन्होंने कंप्लीट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी दी। ये बताएंगे कि चाहे कोई भी मैटर हो, सारी पावर किसके पास में है? एक सुप्रीम पावर है, वो है स्टेट। ये स्टेट को सारी पावर देंगे। तो हम देखेंगे आगे, जब हम पूरा थॉमस हॉब्स का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, तो देखेंगे कि थॉमस हॉब्स इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट। इंडिविजुअलिस्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम थॉमस हॉब्स एब्सोल्यूटिस्ट है। एब्सोल्यूटिस्ट क्यों है? क्योंकि ये एब्सोल्यूट पावर देंगे स्टेट को, जैसे प्लेटो ने भी दी थी। प्लेटो ने एब्सोल्यूट पावर किसको दी थी? फिलोसोफर किंग को। ऐसे ही थॉमस हॉब्स भी एब्सोल्यूट पावर देंगे स्टेट को, एब्सोल्यूट पावर ऑफ पनिशमेंट। इसको फर्दर और डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे, एक एक करके जब थ्योरीज देखेंगे तब डिस्कस की जाएगी ये। नेक्स्ट आता है मेथडोलॉजी। क्या है मेथडोलॉजी? है इनकी रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड। रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड, ये मेथड गलीलियो ने दिया था। गलीलियो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया था। गलीलियो ने बोला था कि अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को समझना है, कोई बहुत मुश्किल चीज है उसको समझना है, तो उसको आप कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो। एक एक टुकड़े को पहले समझो अच्छे से, फिर दूसरे टुकड़े को समझो, फिर उन दोनों टुकड़ों को साथ में मिला करके समझो, धीरे धीरे करके समझो। तो अल्टीमेटली आपको पूरा को रिलेट करके पढ़ोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। हम यही तो कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, छोटे छोटे करके हम एक एक चीज समझ रहे हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर उसको रिलेट करते हैं, उसको रिलेट करके आगे फिर बढ़ते हैं, नई चीज समझते हैं, फिर उसको रिलेट करते हैं। अभी हमने प्लेटो पढ़ा, हमने फिर एरिस्टोटल पढ़ा, फिर मैकियावेली पढ़ा, उसके बाद अब हॉब्स पढ़ रहे हैं। लेकिन हॉब्स में भी हम प्लेटो की बात कर रहे हैं, उसमें भी हम एरिस्टोटल के साथ लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही मैकियावेली के साथ लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट मेथड इज रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड, कि किसी चीज को अगर समझना है तो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके समझो, और फिर उसको आपस में रिलेट करके फिर फाइनली आपको पूरा मतलब समझ में आएगा उसका। ये मेथडोलॉजी है जो थॉमस हॉब्स फॉलो करेंगे अपनी थ्योरीज को देने के लिए। तो ये मेथडोलॉजी और ये सभी चीज़ें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन, क्या बोलते थे, क्या क्या थ्योरीज को फॉलो किया इन्होंने, ये सभी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। कल के हमारे लेक्चर में थॉमस हॉब्स का जो सेकंड क्लास रहेगी उसमें हम ये पूरा समझेंगे। आज हमने बस इंट्रोड्यूस कर दिया थॉमस हॉब्स को, बिकॉज आई हैव अनदर क्लास एट 3 o'clock, ऑलरेडी टाइम ओवर हो चुका है, तो आप लोगों की क्लास बाकी की कल होगी। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे। ये पढ़ के आइएगा। मैकियावेली पूरा हो चुका है, थॉमस हॉब्स देख लिया, इवैल्यूएशन देख लिया आज हमने प्लेटो का। फाइनली अभी मैं आपको मैकियावेली की फुल फ्लेजेड पीडीएफ भी दे दूंगी। ठीक है, बाकी आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। कुछ नहीं समझ में आए जब रिवाइज कर रहे हो आप, तो पूछ लेना मुझसे। एक वर्ड का मीनिंग भी नहीं समझ में आता है तो यू कैन आस्क, क्योंकि क्लैरिटी बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।